अस्सलाम वालेकुम। राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज, ओनली ऑन 365 न्यूज। ये देखिए तो ओनली पे जोर है। और तैयार हो जाएं अपनी डेली डोज ऑफ गपशप, इंफोटेनमेंट सब है इस शो में, और बिल्कुल हाई एनर्जी, ऐसा कि करंट लगेगा आपको हमारा शो देखते हुए कि क्या हो रहा है, लेकिन अच्छा वाला करंट है। एनर्जी तो कभी कम नहीं होगी ना, वो बेफिक्र रहे आप, हमारी एनर्जी कभी कम नहीं होती है। मुझे तो बल्कि लग रहा है कि ज़ुहैब जो थोड़ा सा 30% अपनी बिजली बचा के इन्होंने रखी थी, वो भी अब पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा सोलर आपने लगा रखा है या हाइब्रिड सिस्टम है आपके? हैं भाई ये देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी है दिमाग, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी से हम क्या कर रहे होते हैं, ज्यादातर हम बल्ब जला रहे होते हैं छोटे मोटे। आहिस्ता बोलो कि ट्रंप सुन ना ले, तुम्हारे पीछे पड़ जाए। इसके पास भी न्यूक्लियर है, ठहर ज्यादा ज़ुहैब। वो तो है हमारे पास, क्या ऐसा नहीं है? हाँ नहीं, वो हमारे मुल्क के पास है, हाँ, ठीक है, लेकिन पास अगर ज़ुहैब इंडिविजुअल के पास उसको पता चला ना कि अंदर इसने कुछ छुपाया हुआ है, तो वो उसके भी पीछे पड़ जाएंगे। टैरिफ लग जाएगा उसको। टैरिफ क्या भाई, बहुत खौफनाक चीजें चल रही हैं। जहां कहीं भी सुनो टैरिफ के बारे में, हर मिनट के बाद कोई नई एक डेवलपमेंट हो रही है जी। ट्रेड वॉर है दुनिया में, बहुत खौफनाक जी। और लेटेस्ट अच्छा, और देखिए कैसी ट्रेड वॉर है, जैसे बच्चे भी नहीं करते। अच्छा तुमने हमारे ऊपर ये लगाया ना, हम तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दे 84 पर। यानी बात चली 34 से, चीन के साथ जो चल रहे 34 लगाया उन्होंने। अब चीन नाराज हुआ, उसने कहा मैं 84 लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। मतलब थोड़ी सी कट्टी हो गई है मुल्कों में। और ट्रंप ने कहा मैं 104 लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। ये है। और वो कह रहे हैं कि अच्छा, जिसने जो है ना मेरे साथ अच्छा बॉय बना हुआ है ना, उसके साथ मैं बात करूंगा, बाकी साइड पे हट जाओ। तो ये कुछ अजीब, बाकी वैसे कुछ अजीब सी डेवलपमेंट चल रही है। इसके अलावा आज शो में क्या क्या है और क्या नहीं है वो आपको बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले मैं बताऊं, मुझे लगता है कि एक मेरे पास प्लान है कि जिससे मुल्क का कर्जा खत्म हो सकता है। माशाल्लाह, तो ये कहां तक आपने ये छुपा के क्यों रखा हुआ था आपने? ये बस कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी, अब मैंने कहा कि अब मैं फाइनली ऑफिशियली इसको रिवील कर दूं। मुझे ये लगता है कि मुल्क का कर्जा खत्म हो सकता है अगर हम फाइन करना शुरू कर दें उन मोटर बाइक्स वालों को जो मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं और बाइक चला रहे हैं, उन गाड़ी वालों को जो गाड़ी चला रहे हैं, जिनकी गाड़ियां राइट पे जा रही हैं लेकिन वो मोबाइल पे या तो टेक्सटिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उठा के, और जो रॉन्ग वे से आ रहे हैं वो तो शहजादे, मैं क्या बात करूं कि आप लोगों को। ये आपने मुझे एक बात याद दिला दी। अभी मैं ऑफिस आ रहा था तो आते हुए उसका एक स्टैंड जो होता है ना, साइड स्टैंड, वो खुला हुआ था और उसने क्या किया, एयर पीस लगाए हुए चला रहा है। अब मैं उसे बोल रहा हूँ, चीख रहा हूँ भाई, अब वो सुन ही नहीं रहा। स्टैंड उसका फिर मुश्किल से मैंने अपनी गाड़ी करके उसको वेव किया, या फिर पता चला ये स्टैंड ऊपर कर लो। नहीं, इनको अगर 5-5 हजार, बिल्कुल, क्योंकि जो ये इस तरह के ट्रैफिक फाइन्स है दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप सिग्नल जंप करें, रॉन्ग वे आए, तो इसके शदीद बहुत ज्यादा फाइन्स होते हैं। तो अगर ये हम फाइन्स करना शुरू कर दें तो हमारी पुलिस भी अमीर हो सकती है, हमारा मुल्क भी अमीर हो सकता है, कर्जा खत्म हो सकता है। आज मैंने लेकिन एक कमाल चीज देखी, लो मैं जिंदगी में नहीं देखी। मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा रिक्शा, ऐसे आ रहा। अब जैसे ही कोई गाड़ी ना स्लाइड करती है, मुझे पता होता है कि या तो नशे में या ये कि वो फोन पे। अच्छा रिक्शा आ रहा, मैंने कहा रिक्शा वाला क्यों ऐसे आ रहा है? जब मैंने देखा, ज़ुहैब, उसका एक हाथ नहीं था, उसका एक हाथ डिफॉर्म था। और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार कि इसका हाथ एक नहीं है और ये रिक्शा चला रहे, सुनते जाएं, और दूसरे हाथ से जो कि सही सलामत था, उससे उसने फोन पे बातें कर रहा। क्या बात है, देखिए बिल्कुल सही। वो तो अपनी महारत दिखा रहा था। लाइसेंस कैसे मिला, उसके पास क्या लाइसेंस था? अच्छा नादिया, और साथ में इतना कॉन्फिडेंस कि चलो मेरा एक हाथ नहीं काम कर रहा तो मैं दूसरे से फोन पे बात करूं, तो आप तो करतब दिखा सकते हैं। ये क्या चीज इस पे हमें बात करनी है। ये जो डंपर्स और उसकी आपने बात की है, ये दोनों तरफ से। और अभी तो कल तो बड़ा एक मसला भी हुआ है नॉर्थ कराची में, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो मामला जरा थोड़े से सीरियस, वो हम बात करेंगे खैर 10 बजे। खैर पीएसएल की भी बात होगी। वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। दो चीजें मुझे समझ आती है, एक तो बाइक्स वाले प्लीज 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 फॉर ग्रांटेड ना लें, इतने आप लोग रूल्स ब्रेक करते हैं। अगर हादसा होता है, बाइक वाले की जान जा सकती है, उनकी फैमिली और जाती भी है डेली, तो प्लीज एहतियात कीजिए। और गाड़ी वाले, हर बाइक वालों से मैं कहती हूँ थोड़ा सा फासला रखिए, उनकी बाइक कभी भी स्लिप हो सकती है। अब हम ऐसा है कि टाइम तो हमारे पास अब कम रह गया कि हम वो बता नहीं सकते अपने शो में क्या कुछ है, लेकिन हम पहले टॉपिक पे, पहले इशू पे बढ़ जाते हैं आगे। देखिए टैरिफ की बात हो रही है, और ट्रंप ने जो टैरिफ आयद किया, पाकिस्तान पे भी 29% टैरिफ, और चाइना पर भी, यूरोपीय यूनियन भी, सभी जवाबी टैरिफ अब लगा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने ये फैसला किया है कि वो यानी मौखर, यानी अभी मुअत्तल कर 90 दिन के लिए वो इस फैसले को रोक रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए कहा है मुझे बहुत से मुमालिक ने, तो मैं ये मौका दे रहा हूँ, मुज़ाकरात करें, मुझसे दोबारा से नेगोशिएट करें। तो और उन्होंने चाइना को भी कह दिया कि उससे बात हो सकती है। हाँ, कहा खबरों में तो आ रहा था कि कल से टैरिफ लग जाएगा। नहीं, ये 90 डेज के लिए अब जरा उसको उन्होंने रोक दिया है फॉर द टाइम बीइंग। तो अब पाकिस्तान के ऊपर जो 29% टैरिफ लगने जा रहा है, पाकिस्तान का एक वक्त, पाकिस्तान ने ये प्लानिंग की और उन्होंने ये एक हिकमत अमली बनाई कि
यूएस एक वक्त जाएगा और वहां जाके डोनाल्ड ट्रंप की जो भी उनकी यानी मीटिंग्स वहां पर होंगी उनके साथ, उनके डेलीगेशंस के साथ, तो उनसे बातचीत होगी कि भाई ये टैरिफ आपने जो लगाया ये दोनों तरफ के लिए नुकसानदेह है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान के लिए तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज भी, यूरोप के लिए भी नुकसानदेह है, यूएस के नेबरिंग कंट्रीज उनके लिए भी है नुकसानदेह है, तो ये ना लगाया जाए। खैर थोड़ी सी रियलाइजेशन आदि आई है कि 90 डेज के लिए उन्होंने इसको रोका है। अभी क्या वो सोच रहे हैं इस बारे में और कैसे फिर वो अलग अलग निगोशिएट करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं वो, पता नहीं मुझे। चाइना तो बहुत ही अग्रेसिव हुआ है, कनाडा भी शदीद गुस्से में है, बाकी भी कुछ ममालिक जो कि बड़े अग्रेसिवली कह रहे हैं कि चाइना ने कितना कह दिया, हम तो 80 समथिंग लगाएंगे। चाइना ने 84 कहा, फिर उन्होंने कहा मैं 104 लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। किसने कहा? ये यूएस ने कहा ना, यही तो ये तो वाकई वो चल रहा कट्टी कट्टी कट्टी, तो फिर बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान का जहां तक मामला है ना, पाकिस्तान का हमेशा हम ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक जो पाकिस्तान की लोकेशन है उसमें पाकिस्तान हमेशा रेलेवेंट है। और अभी आपने रिसेंटली देखा, बहुत 2-3 साल से तो ये कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात यूएस के कुछ ख़राब हो गए हैं, कम्युनिकेशन गैप हो गया है। लेकिन इस हुकूमत में अभी आपने देखा, ये खबर आई थी, हम लोगों ने दी थी कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उस कार्रवाई में मदद की और वो यूएस के हवाले किया, जिस पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की तारीफ भी की। तो ये एक ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ एक कदम है। और दूसरी तरफ ट्रंप की जानिब से अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव, यानी अगर हम कहें कि पाकिस्तान को लेकर कोई नेगेटिव कमेंट या उनकी टीम की तरफ से पाकिस्तान पर कोई तशवीश का इजहार, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, वो अभी तक ऑफिशियली और ये जो स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल हो रहे थे, ये भी खत्म होना चाहिए, ये भी इसको ठीक करना चाहिए। एक और जो डेवलपमेंट वैसे भी दुनिया की बात कर रहे हैं कि यूएई की तरफ से भी हुई है कि 5 साल का वीजा पाकिस्तानी को अब वो दे रहे हैं। बेहतरी आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छी, बल्कि मैं कहती हूँ ठीक है, आप अपना चेक इन बैलेंस सब करें, जरूर चेक करें, लेकिन वीजा डिनाई ना करें। जो लोग अगर क्वालिफाई कर रहे हैं सबको उनको मिलना ही चाहिए, सबको ना दें, लेकिन कुछ तो क्राइटेरिया 5 साल का, खैर अब ये कह रहे हैं 5 साल का इज गुड, 5 साल का इज वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे। और ये हमारी हुकूमत की तरफ से उसमें जो पहल हुई है और सारी जो निगोशिएशन, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब देखना यह है कि ये यानी यूएस जो वफ़द जा रहा है उसे कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की मईशत के लिए एक वैसे ही हम अपने अभी पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जी हमें ज्वाइन कर लिया, इसी टैरिफ के मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ कैसर शेख साहब मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और रेलेवेंट उनके पास मिनिस्ट्री भी है। बहुत शुक्रिया, वजीर बहरी उमूर हैं कैसर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। सर ये बताइएगा, ये जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, उसके बाद तो एक हलचल सी दुनिया में मच गई है। पाकिस्तान पर भी 29% टैरिफ लगा है, 90 दिन के लिए उन्होंने इसको रोका है अभी। क्या उम्मीदें हैं आपको, ये जो वफ्द आपका जा रहा है, कैसे निगोशिएट करेंगे आप? जी देखिए, ये टैरिफ जो लगाया, ये पूरी दुनिया में इसने बुरान मचाया। जिस तरह आप कह रहे हैं, दुनिया की स्टॉक मार्केटें इतना ज़्यादा पिछले 5 साल का लोएस्ट हो गई हैं, कम हो गई हैं, ज़्यादा यानी कम हो गई हैं। और अभी 90 दिन, ये 10% तो हर मुल्क पे लगा हुआ है एक टैरिफ, लेकिन एडिशनल टैरिफ जो लगा था वो हर मुल्क पे रेसिप्रोकल था। जिस तरह किसी मुल्क ने अमेरिका पे लगाया था, उसी तरह अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। तो पाकिस्तान पे 29% टैक्स लगाया हुआ है। और हमारे ही दूसरे जो कंपटीटर कंट्रीज हैं, वियतनाम है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, इन सब के ऊपर भी टैरिफ लगा है। तो हमारी असल में अमेरिका में हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। बहुत कम मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। तो हमें हमारा तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है अमेरिका के साथ। तो ये जो टैरिफ लगा है, इससे हमारी एक्सपोर्ट में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे कंपीटिटिंग कंट्रीज पे भी उतना टैरिफ लगा है, उससे ज़्यादा टैरिफ लगा है, तो मैं ज़्यादा इसमें मुश्किलात नहीं देख रहा। और ये डेलीगेशन जो जा रहा है, हमारे लीडिंग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपर्ट जाएंगे, तो अमेरिका से नेगोशिएट करेंगे। अच्छी बात है कि इतने बड़ी इकानमी से हम नेगोशिएट करेंगे। हमारे ऑलरेडी क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो $5.5 बिलियन और इंपोर्ट को $2.5 बिलियन है और $3 बिलियन का सरप्लस है। तो मैं ये महसूस करता हूँ। और इसके साथ साथ आपने देखा है टैरिफ लगने की वजह से दुनिया की जो ऑयल मार्केट है वो बहुत कम हुई है। तकरीबन क्रूड ऑयल $8-10 पर बैरल कम हो गया है और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट पहुंचेगा अगर ये प्राइसेस मेंटेन रही ऑयल की कमी की।
तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कोई इतना मुश्किल मरला नहीं है, हमें इसका बेनिफिट होगा, लेकिन हमें केयरफुली अमेरिका से नेगोशिएट करना है और जो हम चाहेंगे कि वो हमारे ऊपर कम से कम टैरिफ लगाएं। अच्छा कैसे साहब ये बताएं कि वैसे हमारी नॉलेज के लिए कि आपने कहा कि हर मुल्क ने यूएस पे वैसे कोई ना कोई टैरिफ लगाया हुआ ही है, हम पे पहले 10% था, हमने यूएस पे वैसे कितना लगाया हुआ टैरिफ नॉर्मल डेज में? हमारे देखिए ना, हमारे इंपोर्ट है काटन, रा काटन आती है, हमारे यहाँ सोयाबीन ऑयल है, मुख्तलिफ आइटम पे मुख्तलिफ टैरिफ लगता है हमारी इंपोर्ट पे। तो लेकिन उन्होंने रेसिप्रोकल लगाया है। लेकिन तो अंदाजन कोई फिगर है आपके जहन में कि हम टैरिफ का फिगर है, आपकी परसेंटेज है कि जितने % हम यूएस से टैरिफ लेते हैं? जी मैंने कहा ना हर आइटम पे डिफरेंट है। राट काटन पे तो बहुत कम टैरिफ है, तकरीबन 0% टैरिफ है। सोयाबीन जो ऑयल आता है उस पे कोई टैक्स है, उस पे सेल टैक्स भी है और अच्छा इंपोर्ट साहब आप ये कह रहे हैं ज़रा फेवरेबल है, और बहुत से एक्सपर्ट्स के साथ हमारी बात हुई, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन ये जो वफ्द जा रहा है, जब आप किसी से नेगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, तो आपके पास कुछ होता है ज़ाहिर नेगोशिएट करने के लिए मामलात, जैसे टैरिफ की भी नादिया ने बात की, फिर माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें, उसकी अर्निंग भी हो रही है, गूगल की अर्निंग पाकिस्तान से हो रही है, तो हम भी कुछ कहने को हमारे पास भी होगा ना। तो इसको लेकर क्या होमवर्क किया गया? देखिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ और इस वक्त पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट जो ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट है, यानी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पे तवज्जो करिए। हम भी पाकिस्तान में भी वही तवज्जो करें। तो अमेरिका की बड़ी इकानमी है, हमारी मार्केट उनके लिए फेवरेबल है और वो बहुत ज़्यादा, हमारी तैयारी ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री, जैसे उनका कहना है कि अमेरिका में इंडस्ट्री ज़्यादा लगे, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसीलिए वो टैरिफ भी लगा रहे हैं। तो हम टैरिफ को भी कम करेंगे और ये नेगोशिएट करेंगे। डिपेंड करता है कि किस तरह हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड को नेगोशिएट करते हैं, लेकिन हमारी ज़्यादा एम्फोसिस होगा कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ सकती है। हमारी ये मिनरल में अभी उन्होंने हिस्सा लिया है, उनके डेलीगेशन ने, मिस्टर मेयर आए थे, अभी हमारे जो मिनरल की कॉन्फ्रेंस हुई है। और कैसा अगर 29% बड़ा एक्टिवली अगर लगा रहता है 29%, तो आप इससे क्या नताइज इसके देख रहे हैं पाकिस्तानी मईशत पे? मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन अगर तो वियतनाम पे ज़्यादा लगाया, चाइना पे लगाया, इंडिया पे लगाया, बांग्लादेश पे लगाया, तो वो कोई हमें तो मुकाबला देखना है ना कि हमारा प्रोडक्ट जो है इंडिया की मार्केट, अमेरिका की मार्केट में कितना कम्पिटिटिव है। तो मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा इसमें मुश्किलात हमारा एक्सपोर्टर फेस नहीं करेगा। अच्छा सर, इंडिया पे कितना वैसे टैरिफ लगा है? इंडिया का पता? जी। इंडिया पे कितना टैरिफ लगा है, कितने %? मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि इंडिया, लेकिन हमसे कुछ ज्यादा है टैक्स उनके। जी सही, क्योंकि जिन मुल्कों में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां फैक्ट्रीज हैं, जहां माल बन रहा है, उन मुल्कों पे ज्यादा लगा है टैक्स। बिल्कुल, और जो मुल्क अपनी अपनी प्रोडक्ट्स उनकी ज्यादा यूएस में। अच्छा ये मुझे बताएं कि ओवरऑल ही देखें मामला तो खराब हो गए ना, जो दुनिया की मईशत है, चाइना के साथ जो अभी एक टग ऑफ वॉर बड़ी और सीरियस नौयत की हो गई है कि वो कह रहे हैं 84% आप पर लगा देंगे, ट्रम्प कह रहे हैं 104% लगा देंगे। अगर चाइना के साथ मामला तय नहीं होते, वैसे तो उन्होंने गेट ओपन रखा है कि चाइना से ही बात हो सकती है, अगर नहीं होते तो हमारे तो खित्ते में ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ना, मौशी सूरत बड़ी खराब हो जाएगी इसको लेकर। नहीं, देखिए अगर चाइना के साथ उनके नहीं होते, मैं समझता हूँ कि हो जाएंगे, लेकिन फर्ज कीजिए नहीं होते, तो चाइना के पास तो एक अपॉर्चुनिटी है ना कि पाकिस्तान में आके वो पहले भी अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहते हैं। हमारे गवादर में उन्होंने फ्री जोन बनाया है, हमने उनको फैसिलिटी दी है, वो अपनी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे यहाँ टैरिफ कम होगा, तो वो अपनी प्रोडक्ट को दूसरे मुल्कों में अपनी इंडस्ट्री को लगा के, पाकिस्तान सबसे करीबी मुल्क है जहाँ पे उनकी इंडस्ट्री शिफ्ट हो सकती है, और हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपने टैरिफ को बचा सकते हैं इस सूरत में कि अगर वो ऐसे मुल्कों में लगाएं जहाँ टैरिफ कम है, तो अपने प्रोडक्ट को वहाँ अमेरिका भेज सकते हैं। जी थैंक यू कैसे साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। वो असल में जो ब्रेक मुश्किल होता है कि भाई गेस्ट बात कर रहे हैं लेकिन ब्रेक आ जाती है, ब्रेक लेना न्यूज़ चैनल में तो एटलीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑन टाइम ब्रेक ली जाए, उसके बाद वापस आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आज हम लोग चीज़ों पर बात कर रहे हैं, स्पेशली द बागड़ बिल्ला ग्रुप, द गैंग,
उसका हाँ उसका बड़ा रिस्पॉन्स आया था। उसका सबने रिस्पॉन्स कहा आ कि रहा है यार और ये 365 अभी भी पे काम क्या कर बात रहा है हो रही है। वो गैंग अभी भी काम कर रहा तो है, उसके बारे पेपर्स में भी बात चल रहा है, वो गैंग का भी काम चलता जा रहा अच्छा, और इसी टैक्स जो नंबर हम पे लगा है 29, इससे कनेक्टेड एक बात मेरे जहन में आई है। माता खनका है, क्यों खनका है बताएंगे आपको, ठनका है, खनका है हाँ, बताएंगे आपको ठनका। ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हाँ Keep watching. वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। और आगे बढ़ने से पहले मेरे जहन में वही बात अटकी हुई है कि 29 से आपको क्या याद आया? माता ठनका क्यों? हाँ, अच्छा, ठनका क्यों? ठनका क्यों? तो बात ये कि आज से 3 साल पहले YouTube अर्निंग्स पे टैक्स नहीं होता था। जी जी ठीक है, तो हम लोग टैक्स फ्री चल रहे थे, पैसे जो आपके डॉलर्स में आए या पाकिस्तान में आ रहे हैं तो पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट होते थे। जस्ट 2.5-3 years ago हम सब यूट्यूबर्स को नोटिस आए कि जी अब टैक्स कटेगा। जी जी। और जो यूएस में आपके व्यूज हैं उनके ऊपर टैक्स कटेगा, और हर मुल्क का ना अलग अलग उन्होंने एक परसेंटेज बनाई हुई थी, जिनके साथ ट्रीटी है, जिनके साथ ट्रीटी नहीं है। तो हमने फॉर्म फिल किए, पता है क्या नंबर आया फॉर पाकिस्तान? 30। तो 30% टैक्स उन्होंने इसी फिगर के आसपास में हैरान हो लगाया, वो आपको याद है। पहले से काटना शुरू कर दिया फॉर पाकिस्तान, और अब भी उसी फिगर पे आए 29 पे आ गया। बिल्कुल अब हम जनाब है। जी बिल्कुल अब हमें नादिया पानी के मसले की बात करनी है। भाई विफाक और सिंध में मामला संगीन होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। कैनाल्स का मामला ऐसा है और इस पर सिंध हाई कोर्ट ने नहरों की मुतनाज़े नहरों की तामीर, क्योंकि मुतनाज़ हो गया ना मामला, जब सिंध इस पर अग्री करा तो उसकी तामीर रोक दिया। इरसा की तश्कील और पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट पर रोक पे इम्तना जारी किया है और इस पूरे मामले पर वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब भी तलब किया गया। अदालती अहकामात पीपल्स पार्टी के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और आगे अब क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। कमर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कितना ये अहम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मसला, और आप इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, जरा बताइए। देखिए, इस मामले को इस एंगल से देखना कि ये किस जमात के लिए अहम है और किसके लिए कम अहम है और किसके लिए कितना जरूरी है, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। सही। इस कौमी इशू को इस एंगल से देखने की जरूरत है कि इसके ऊपर जो सूबों के तहफुजात है, यानी पंजाब की तरफ से ये बनाने का अहद है, अंदिया है, और सिंध वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ जाती है, कुछ बाकी सूबों से भी आवाजें उठ रही हैं, तो इसको ये देखने की जरूरत है कि इसमें सदाकत क्या है, परसेप्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत है कि पाकिस्तान को या हमारे सूबों के दरमियान ये जो तसादम है ये बहुत बड़ी एक लड़ाई की सूरत अख्तियार कर सकता है। पानी लाइफ लाइन होता है। दुनिया भर के वो ममालिक जहाँ मुल्कों के दरमियान से दरिया गुजरते हैं, उन मुल्कों में पानी के इस्तेमाल पे आपस में बड़े शदीद इख्तलाफात हो सकते हैं, जंगे हुई हैं। इवन जो टेल एंड पे बैठा हुआ किसान होता है, अगर 1 घंटे के लिए उसका पानी चुरा लिया जाए या उसका पानी पे झगड़ा हो जाता है और कत्लो गारत हो जाती है, ये जिंदगी की अलामत है, लाइफ लाइन होता है। और पाकिस्तान में पानी के इशू पे सूबों के दरमियान एक पुराना तसादम है, यानी कालाबाग डैम से लेके और कई बैराजेस के ऊपर ये एक इशू रहा है हमेशा। तो हमें पानी के मामले की हसासियत देखनी चाहिए विद इन ए प्रोविंस एंड बिटवीन द प्रोविंसेस। इस मामले को जिस तरह हैंडल किया गया है, नहरें बनाना, पानी की रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, वक्त की जरूरत के तहत उसके नए जराए ढूंढना, ये एक जरूरतें हैं। लेकिन आप अपनी मुल्क के हसासियत या किसी इशू के हसासियत के मुताबिक पहले उसके बारे में आवाम को सेंसिटाइज करते हैं, अप्रोप्रिएट फोरम पे मामले डिस्कस करते हैं। जब से ये कैनाल्स का इशू आया है, ये एक बहस छिड़ गई है कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी, पीपल्स पार्टी के ऊपर क्यों प्रेशर है। बात पीपल्स पार्टी की नहीं है। सिंध की मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, सभी की आवाज एक है। क्यों? इसलिए कि सिंध के अवाम की आवाज एक है और वहां पे इसको प्ले अप किया गया है नेगेटिवली, इसके ऊपर पॉलिटिक्स करके नेगेटिव प्रेशर बिल्ड कर दिया गया है। सूबाई सूबाई हुकूमत हो या मर्कजी हुकूमत हो, सब पे हमें पहले देखने की जरूरत है कि इस मामले को आज उठाया गया है कि जब ये मामला डिस्कस हुआ, सिंध ने उस वक्त भी तहफुजात दिए थे। सिंध के चीफ मिनिस्टर के खतूत मौजूद है और वो अगर आप किसी वक्त सिंध के किसी मिनिस्टर को लेंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर अपडेट करेंगे इसके ऊपर कि इसकी सूरत हाल क्या है। लेकिन हमें एक बात समझने की जरूरत है कि ये मामला सूबों के दरमियान नहीं है, बुनियादी तौर पे ये कौमी यकजहती का इशू है। जी, जी। और सबसे बड़ी ज्यादती तो ये है कि
KPK और बलोचिस्तान को उनका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा। कायरा साहब ये बताइएगा कि ये ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है क्या, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट एज सच ऑफिशियल आई नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, और इसीलिए इतनी स्पेकुलेशन है, ये होगा, क्या होगा, कब होगा, और होगा भी कि नहीं होगा, तो ग्राउंड रियलिटी है क्या? देखिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ काम शुरू हुआ है, कितना हुआ है, क्या हुआ है। इसके लिए तो आप पानी से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स हैं, सूबाई या दूसरे, उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपको ज्यादा अपडेट बेहतर करेंगे। सही। लेकिन मैं तो आपको एक प्रिंसिपल की बात बता सकता हूँ। अभी आके ये सुना है, फैसला हुआ है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग करके जो सूबाई तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर किया जाए। यही बेहतर तरीका है। इसको ताकत के असूल के तहत बना देना, हट धर्मी इख्तियार करना, ये मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, पंजाब का मुकदमा भी बड़ा जानदार, बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब का बड़ा मेजर यानी राजनपुर का हिस्सा और दीगर इलाके वो भी बड़े मुतासिर। मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें ये जो इसको बनाने के हक में बातें हैं वो भी बड़ी तगड़ी है, वो भी कभी जायज एक मुकदमा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये देखें, ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के किसानों का मामला है, किसी की जमात से इसका ताल्लुक, बिल्कुल सही आपने कहा। तो पीपल्स पार्टी, MQM और जितनी जमातें सिंध की हैं वो यही मौक़िफ़ उठा रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि एक प्लेटफॉर्म पर जाके वो आवाज उठाएं और एक मजबूत तवाना आवाज इस तरह निकलकर सामने आए? हो सकता है ऐसा मुमकिन तौर पर? सबसे आला फोरम तो ये असेंबलियां हैं सियासी जमातों के लिए। ठीक है, अवाम की नुमाइंदगी क्योंकि करनी पड़ती है, जब आपके मुखालिफिन जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हो तो आपको भी कुछ ना कुछ उसका रिस्पॉन्स करना पड़ता है डायरेक्ट कांटेक्ट के हवाले से। लेकिन सबसे बेहतर फोरम हमारे पास पार्लियामेंट है, सूबाई असेंबलियां है, और वहाँ ये फोरम बातें होनी चाहिए। अच्छी बात है कि डिस्कस कर सब बहुत और हुकूमत से अलग होने का भी इसमें कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं अगर ये उनकी तरफ। अच्छा, कोई ऐसा? थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। तो इस वक्त सवाल ऐसा बड़ी जरूरी बात, अच्छा हम जिससे बात कर रहे हैं ना, एक अलग अलग हमें परसेप्शन मिल रहा है, एक अलग अलग बात हमें बता रहे हैं, कोई कंक्लूसिव बात समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से परेशानी। और जब हम खबरें देखते हैं तो पंजाब में हीट वेव, कराची में हीट वेव, और कराची में ये भी मैं न्यूज़ में देख रही थी कि 4 दिन तक पानी की किल्लत हो जाएगी। तो ऑलरेडी जो लोग परेशान हैं उसके साथ ये गर्मी, फिर पानी की किल्लत, तो देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा मसला ये है ना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी आप देखें, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो होती है ना, उसका काम ही ये होता है, जैसे वफाकी सतह पर वजीर इत्तलात और नशरियात का बड़ा एक काम होता है कि लोगों को अवेयर करे जो कुछ करने आप जा रहे हैं। यहाँ जब कंफ्यूजन होती है ना, तभी तो सोशल मीडिया पर कोई एक बात कर रहा होता है, दूसरा दूसरी बात कर, आपके पास कंफर्म नॉलेज होती नहीं है, और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के जरिए बात आगे बढ़ती जाती है। तो बुनियादी ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसको डेली 365 न्यूज़ पे हम डेली इस इशू को डिस्कस करते हैं, ताकि फेडरल गवर्नमेंट को कहें कि जी ध्यान जो है हमारी तरफ भी आप रखें, ये इशू खत्म नहीं हुआ, हम परेशान है, और प्लीज जल्द अज जल्द कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें कि ये कैनाल प्रोजेक्ट नहीं होगा, सिंध के लोग जो हैं सुकून से सांस ले सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ बहुत परेशानी है। और ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक हमने लेना, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं जाइएगा। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। अर्ली राइज करेंगे तो सारा दिन शाइन करेंगे। और मैं चाह रही हूँ, अगर आपके सर में दर्द है, दिल घबरा रहा है, सर चकरा रहा है, कुछ भी ऐसी खबरें सुन के हो ही जाता है, तो उसके बाद हम आपको कोई लाइट बातें करें, आपका ना मूड अच्छा करें। क्योंकि मैं मॉडर्न कुड़ियां ते मॉर्निंग वॉक ते चलियां, ये बोले आपको अच्छा फील होगा। बोलो नहीं, तुम कैसे बोलोगे? मॉडर्न मॉडर्न बाय ते मॉर्निंग वॉक ते चला। ये आप कह के देखिए, आपको इतना अच्छा फील होगा कि ये नहीं, मेरा एक थेरेपी ट्रीटमेंट है जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये कहते रहते हैं दोनों, एक गेस्ट रेडी है, जल्दी करें। ये क्या है, आपके कान में आवाज नहीं आती है वाली? मेरा कान तो पक गया, मेरा कान तो पागल हो गया, खराब हो गया। मैं क्या करूं, मैं जब इतना अर्सा मॉर्निंग शो की ना, वैसे तब से कानों में मसला है। मुझे अक्सर उसके बाद कितने साल लगा कि कोई इस कान में कुछ कह रहा है। आज ब्रेक ले लें, ब्रेक। बहुत कुछ कह गए, सुना ही नहीं। कितने साल मेरे कानों में आवाज आई है, ब्रेक ले लें। 10, 9, 8, 7 काउंटडाउन चल रही है। गेस्ट रेडी है, दोबारा बात है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं PSL की। एक दिन का, जी बिल्कुल, एक दिन बहुत ज्यादा करेंगे अब आने वाले। हाँ, अब तो करते रहना, हमने एक दिन का और इंतजार रह गया भाई। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजेगा, कल सजेगा पिंडी स्टेडियम में। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगे। कलंदर्स धूम मचाने को तैयार हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और रंगारंग तकरीब भी होगी। आप जो कह रही थी ना कि
कोई सेरेमनी नहीं हो रही लॉन्चिंग कोई अच्छा मजे की होगी। जबरदस्त, कोई म्यूजिक डांस कुछ अच्छा, कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए। बिल्कुल गाने ऐसे। हमारे सिंगर्स इतने जबरदस्त है, पॉप म्यूजिक हमारा इतना आला है। कोई गाना बना है इस दफा पीएसएल का? गाना बिल्कुल एक मैंने सुना तो है पीएसएल का, लेकिन वो जो जैसे पहले अली जफर आज देखिएगा क्राउड में ओए होए, ग्रूव क्या टीवी बात है, पे, ग्रूव क्या टीवी गाना यार, क्या बेहतरीन वो था। लाल और बाकी आयमा बेग और सबकी वो यंगस्टर। अच्छा, मुझे ये वाला सबसे जबरदस्त लगा था, नसीब वाला। ये बेस्ट था और मैं हैरान थी कि जो लोगों ने उसको भी क्रिटिसाइज किया। मैंने कहा क्या नहीं, भाई नहीं, आपको फिर पता ही नहीं अच्छा म्यूजिक क्या है, क्या फील थी उसके बाद मुझे नहीं को इतना अच्छा लगा। नहीं, मुझे भी यही अच्छा लगा था, ये बेस्ट था गाना। हाँ। इसमें जो एक थी ना वो क्या बड़े थी? मजे की फिर बात। करके बताना बोल के नहीं, करके बताना। करेंगे, अभी तो मैचेस आ रहे हैं ना, जब मजा आएगा। मैचेस आते हैं मैं एक चीज अब एंजॉय करने लगी हूँ और उसमें क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं, क्रिकेटर्स की बात नहीं है, बात है शोएब अख्तर। अच्छा। ओ माय गॉड, उनके कमेंट्स आते हैं, कुछ किसी पे आग भी लगती है, गुस्सा भी चढ़ता है, लेकिन कुछ इतनी सही बातें कर देते हैं। जैसे कोई इंडियन मीडिया में एक कोई शो में कोई एंकर जी, खुल के बात करते हैं। शोएब अख्तर से बात करी थी कि जी ऐसी पिटाई हुई है, ये वो शोएब अख्तर ऐसे सुन रहे हैं। उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल, हाँ, जवाब देते हैं वो खुल के बात करते हैं। हाँ, जबरदस्त। अच्छा भाई, पीएसएल पर हमने बात करनी है और उसके साथ साथ फैंस के लिए एक और खुशखबरी भी, इंटरनेशनल टीम्स के मुकाबले हो रहे हैं विमेन क्रिकेट के, तो वो भी एक बेहतरीन इवेंट होगा। हमें ज्वाइन किया है अली सलमान ने, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और अब्बास शबीर जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, लेकिन क्रिकेट पर भी एक्सपर्टीज उनकी है, बहुत अरसा वो क्रिकेट को कवर करते रहे, इसलिए हम उन्हें लेते हैं। अली और अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। आप तैयार हैं भाई पीएसएल के जबरदस्त मुकाबलों के लिए? देख ही नहीं रहे हमारी तरफ। हेलो, देख नहीं रहे? कौन नहीं देख रहा? बस भाई प्लीज ध्यान। जी अली बताइए। जी सबसे पहले आपको और नादिया को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जो आपका सवाल है, हम तो तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद तैयार नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग को जो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि अब तक जो है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की जो हम बात कर रहे हैं, वो उसको पीसीबी ने बड़े दावे किए थे इस हवाले से कि ये बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन होगा, इसको बड़े जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस वक्त फ्रेंचाइज के ओनर्स भी अगर आप देखें तो आपस में जो एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हैं, और अभी तक पीसीबी की तरफ से पूरे शहर में, आप ये नादिया आई हैं, पूरा शहर ट्रैवल कर आई होंगी, शहर के कोने से दूसरे कोने में आई हैं प्रोग्राम करने से। आप इतनी दूर से यहाँ पे शो करने के लिए आए, हम यहाँ शारे फैसल पे जाते हैं, कोई कट आउट, कोई होल्डिंग, मैं वही हैरान हूँ बाज भाई, मैं कल भी बोल रही थी कि कोई शोर नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई वीडियो रील नहीं, कुछ नहीं। इवन सॉरी अली भाई, हाँ जी अली भाई, अच्छा वो इस तरफ है, अली बात कर रहा हूं, अली भाई सॉरी, मुझे इस तरफ से आप नजर नहीं आ रहे, पिलर अब बात देखे अली सही कह रहे हैं। अली भाई ये वाकई मुझे अजीब, कल भी मैंने कहा कि कोई शोर ही नहीं, पीएसएल लग ही नहीं रहा कि हो भी रहा है, गाना भी नहीं कोई सुन रहे ऑफिशियल वो जो आता है सॉन्ग। अब आपने अब्बास भाई कहना है? नहीं, पहले वो अली भाई उस तरफ है ना, मुझे नजर ही नहीं आ रहे मॉनिटर पे। हाँ जी, ये पिलर को नादिया, मैं सिर्फ आपको ही नजर नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हम लोग नजर नहीं आते हैं, क्योंकि शायद हम लोग सच बात करते हैं तो शायद उनको भी नजर नहीं आते हम लोग। सही है, सही बात है। तो क्या करें अली भाई कि नजर आ जाए, हमारी आवाज पहुंच जाए सही लोगों तक। हाँ अब्बास आप बताएं, अब्बास आप मुझे बताएं कि वाकई ये तो सही बात है कि पीएसएल का वो बज नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा उसकी, उसके गाने की कोई बात नहीं कर रहा, जबकि पीसीबी के इंतजाम तो ऐसे होने चाहिए थे कि हमने तो अभी देखे ना, एक इवेंट बड़ा किया है पाकिस्तान में, तो पूरी तरह तैयार होना चाहिए था हमें, तो शहर सजे होने चाहिए थे। देखिए हमारे प्लेयर्स भी, हमारी मैनेजमेंट भी बात करती है आईपीएल की, प्लेयर्स भी बात करते हैं, कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ। आईपीएल देखिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, आपने उसकी कितनी धूमधाम से हुई। दूसरी तरफ जब पीएसएल पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रहा है, लेकिन वो सेरेमनी और वो चीज, वो धूमधाम जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो हमें नजर नहीं आ रही। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये तो बात बड़ी क्लियर है और ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर हो रही है। आपने वुमेन्स क्रिकेट की बात की, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई सीरीज, थ्री नेशन सीरीज, और अब जो आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो सिक्योरिटी वाले से तो वो तमाम मसाइल जो है खत्म हो चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट समझे पाकिस्तान के अंदर बहाल हो चुकी है। लेकिन पीएसएल शुरू होने से पहले ही आप देखें क्रिएट हो जाती है। लास्ट पीएसएल जब शुरू हुआ था तो फ्रेंचाइज की रिजर्वेशंस थी, जिस तरह कोयटा वाले कहते थे कि हमारा होम ग्राउंड कोयटा है, वहां पर मैचेस नहीं हो रहे, लेकिन कराची है, लेकिन मैचेस लाहौर, इस्लामाबाद में रख दिए जाते हैं। पेशावर का भी यही मसला था कि पेशावर रावलपिंडी से हटकर लाहौर और कराची के अंदर अपने मैचेस खेल रही थी। और इस बार अली तरीन साहब ने नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, सलमान इकबाल साहब ने उनको जवाब दिया, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी क्या हुआ, क्या हमें नहीं पता, बताएं प्लीज। सुल्तान के ऑनर है। हाँ जी,
अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ये मीटिंग में तो शिरकत करते नहीं है, लेकिन जब मीटिंग के आवाज कट कट के आ रही है। जो मीडिया की बात कर, और क्रिकेट बोर्ड ने, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग दी है अली तरीन को कि हम आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, आप इस तरह की स्टेटमेंट देकर हमारी पीएसएल को खराब ना करें। स्टेटमेंट समझ नहीं आई अभी तक अब्बास, अगर आपके अब्बास क्या स्टेटमेंट दी है, मीटिंग वाली क्या स्टेटमेंट दी है? वो उसमें आपकी आवाज ब्रेक हो गई, सॉरी, जरा दोबारा बताएं स्टेटमेंट क्या दी उन्होंने। देखिए, मीटिंग के अंदर क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि अली तरीन खुद मीटिंग के अंदर आते नहीं है, लेकिन जब मीटिंग के अंदर आ जाए तो मीटिंग के अंदर कोई बात करते तो। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा है कि पीएसएल को इतना बड़ा कोई इवेंट थोड़ी है कि जो मतलब सारी टीमें सेम है, क्या हो गया इसमें? हाँ, अच्छा, तो फिर उसके बाद सलमान इकबाल ने उनको क्या जवाब दिया? अली तरीन और मुल्तान सुल्तान, देखिए सबसे जो जोहर भाई अहम बात टीम की, जो मुल्तान सुल्तान है, इसको कितना अरसा हुआ है, रिजर्वेशंस तो उन लीग की होनी चाहिए जिन्होंने पीएसएल स्टार्ट से फ्रेंचाइज ओन की, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के दरवाजे खोले। आप जावेद आफरीदी की मिसाल ले लें, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड अली नहीं, मुझे सलमान इकबाल का पूछ रहे ना, वो सलमान इकबाल ने क्या रिस्पॉन्ड किया इस पे? अब्बास भाई ये बताएं सलमान इकबाल ने उनको क्या जवाब दिया, वो बात ताकि कंप्लीट हो। देखिए, सलमान इकबाल ने भी बड़ा क्लियर ये था कि ये मौका नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने, मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ा था कि ये मौका नहीं है कि आप इस वक्त ये बात करें, और वो भी मीडिया के ऊपर अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आप बात करें, सोशल मीडिया के लिए आप मवाद दे रहे हो उनको कि पूरी दुनिया को, जो हमारे नाकिदीन है, जो हमारे दुश्मन है, आप उनको मौका दे रहे हैं। सही बात। अच्छा, अली आप ये बताइएगा, जी अली आप ये बताइएगा किस टीम को आप, जी अली आप ये बताएं किस टीम को स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं? लाहौर कलंदर्स तो बड़ी मेहनत करती है, लेकिन कभी हमने उसका वो रिजल्ट नहीं देखा लाहौर कलंदर्स का। अभी तो लीग स्ट्रांग नहीं है, तो टीम हाँ, अभी तो लीग स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और इतने कम दिन रह गए। और मुझे ये लगता है कि जरूर हर टीम को एक चैनल के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। कराची किंग्स का क्यों ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है? क्योंकि वो चैनल ओनर्स हैं, तो अपने चैनल्स पे दबा के वो प्रमोशन करते हैं। बाकी टीम्स ऐसे खामोशी से नहीं चलेगा। एक और टीम है जिनके साथ वो चैनल होना चाहिए कोई ना कोई शोर मचाने के लिए। जी ज़ेब, आप अब्बास से बात कर रहे थे, ये कंट्रोवर्सी है क्या? तो उस वक्त इनकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन थी, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका ब्रीफ कर दूं कि इसमें इशू है क्या। इसमें इशू ये कि अली तरीन ने पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने अपनी अप्रीहेंशंस को शो किया, वो किया अली जफर के ऊपर। उन्होंने कहा कि आप हर साल जो एक ही सिंगर से गाने जो है वो उसका सॉन्ग प्ले कराते हैं, एक ही दफा हर साल एक ही सिंगर से गवाते हैं गाने, और ये मिडिल एज सिंगर है पाकिस्तान में, क्या और सिंगर नहीं है जो ये सभी गाने गा सकें। यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जो अली जफर के नाम से शुरू हुई थी। उसके बाद जो जिस तरह की नादिया भी बात करेंगे, हर टीम के साथ एक चैनल होना चाहिए। तो कराची किंग के साथ जो चैनल है, उसकी जो ट्रॉफी की अनवीलिंग हुई है, वो उस चैनल के सबसे पॉपुलर गेम शो में हुई है। तो उस पर अली तरीन ने एतराज किया कि अगर आप इस चैनल के जो गेम शो में ट्रॉफी की अनवीलिंग करेंगे, तो फिर क्या पीएसएल के विनर को क्या वाटर कूलर देंगे? तो फिर इन तमाम चीजों से फिर वो सामने आए सलमान इकबाल साहब, और उन्होंने कहा कि इस लीग को जो है वो आप डैमेज ना करें, क्योंकि बराबर में आईपीएल चल रही है, और अगर आप ओनर ही अगर इस तरह की बात करेंगे, फ्रेंचाइज ओनर इस तरह की बात करेंगे, तो बड़ी मुश्किल से ये लीग एक ब्रांड बनी है, और इस ब्रांड को आप डैमेज ना करें। और इस तरह आपकी अब्बास भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से जो है वो कहा है कि जो लॉज है, जो रूल्स हैं कि जो फ्रेंचाइज ओनर हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा अली, विमेन क्रिकेट के बारे में भी बता दें, वक्त हमारे पास कम रह गया। विमेन क्रिकेट का जो अब ये इवेंट होने जा रहा है इंटरनेशनल टीम, इसके बारे में कितना अच्छा है ये, ताकि फरोग मिले वहां भी क्रिकेट को? 6 टीमें यहाँ पे शिरकत कर रही है, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेले जा रहे हैं, और इंडिया में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, जो मेन वर्ल्ड कप खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो इंडिया को फिर अपने मुल्क से बाहर आके खेलना पड़ेगा। ये इस टूर्नामेंट का सबसे जो मेजर इंपैक्ट होगा वो ये होगा कि अगर पाकिस्तान खुदा न करे क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो फिर इंडिया अपने सारे मैचेस इंडिया में खेलेगा। लेकिन इस तरह भी मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी में बात की थी कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की क्रिकेट जो है वो इंडिया में नहीं खेलेगा। तो हम सबका इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान क्वालिफाई जरूर करे, ताकि इंडिया को जो है वो अपने मुल्क
से बाहर निकल के जी बिल्कुल, हमारी खवातीन बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। वैसे ये बात बहुत तशवीशनाक है कि पीएसएल टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहा, और उसमें मुझे एक चीज नजर आ रही है ज़ोहेब, शायद उसको वो स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, जो क्योंकि मोराल लोगों का इतना लो है, जो परफॉर्मेंस टीम की खराब निकली, उसके बाद स्पॉन्सर इंटरेस्टेड नहीं है इनको स्पॉन्सर करने में, कुछ तो गड़बड़ है, लोग भी कोई इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि पीएसएल हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और देखिए इस पे हम बात करेंगे, ये जो उन्होंने बयान दिया, अभी वक्त हमारे पास कम है, वो कह रहे हैं ब्रेक ले लें, लेकिन इस पे हमारे कमेंट बनते हैं कि भाई ये जो चल रही है अली तरीन और उनके मामले में कि ट्रॉफी की रुनुमाई फिर एक शो में कर देना, मुझे लगता है कि हमें जो टीम के ओनर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए कमिंग डेज में, और ये जरूर बात करें कि गाने का तो मसला छोड़ो भाई, अपनी प्रमोशन की बात करो। वेयर इज द प्रमोशन? आपकी टीम मुल्तान वाले, पेशावर जुल्मी, इस दफा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले, क्या कराची किंग्स को तो हम देख ही लेंगे चैनल पे, आप लोगों का क्या होगा? अली जफर तो ने किया, बहुत अच्छे सिंगर है हमारे, लेकिन नसीबुल लाल ने भी बेस्ट गाना गाया था फिर तो Yes. तो ये कि आप क्या सारे ही अपने सिंगर हैं गाना भी अब इतना बड़ा इशू नहीं जितना ये कि आपकी अपनी प्रमोशन, आपकी टीम की, और आप अपने भी तो गाने अपने बनाते ही हैं ना, टीम अपने भी बनाते हैं, तो गाने का मसला तो ये कनाल वाले इशू की तरह ये बड़ा सीरियस हो गया भाई। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक ब्रेक। वेलकम बैक टू 365 न्यूज, जहां राइज एंड शाइन हमारा मॉर्निंग शो चलता है हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे डेली, जो आपने देखना है। आपका भी रूटीन में खाली लाइफ की बन जानी चाहिए कि अर्ली राइज करना है और फिर सारा दिन शाइन करना है ज़ोहेब की तरह, मेरी तरह नहीं संभल रही मेरी आज ना, पता नहीं क्या बालों को क्या मसला है, 4 दफा गया बाल ठीक करने, क्या मसला, ज्यादा सिल्की हो गए, हो क्या पता नहीं, नया कंडीशनर मास्क लगाया, नहीं मुझे बाल कटवाने पड़ेंगे, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई शायद लग रहा है। आप फौरन अर्जेंट इनकी प्लीज अपॉइंटमेंट कराएं, फौरन पीएसएल शुरू होने से पहले ज़ोहेब के बाल सेट होने और कट होने बहुत जरूरी है। लेकिन एक और चीज है, पता है, बालों को तो हम ख्याल रखते हैं, हम ऊपर जो है ना ज्यादा हमारा फोकस होता है बॉडी पे, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना इग्नोर हम करते हैं, खासतौर पे लास्ट अपने पैर को, तो लेकिन पता मुश्किल भी बहुत है, और देखे वही जाते हैं सबसे पहले। मुझे तो कितने लोग इतने फिट हैं कि अपने पैरों पे साबुन लगा सके नहाते वक्त, हाथ खड़ा करें, ये बड़ा हाथ खड़ा करें यहाँ, पहले तुम ये पूछे कितने लोग हैं, आप कर सकते हैं, साबुन लगा सकते हैं, पैर धो सकते हैं आप खड़े शावर में हैं, तो धोते क्यों नहीं फिर? पता है पुराने जमाने में लोग पीढ़ी पे बैठते थे, आपने ये नहीं कहा, आपसे कोई वजह नहीं, फिर धोते क्यों नहीं? अक्सर लोग नहीं धोते क्योंकि पहुंच नहीं पाते पैरों तक। पुराने जमाने में पीढ़ी पे लोग बैठ के नहाते थे, बाल्टी से पानी डालते थे तो पैर साफ हो जाते थे, अच्छा तरीका था, मेरी नानी की तरह मुझे जमाना उनका वो याद है। लेकिन जब से ये स्टैंडिंग शावर्स आए उसमें पैर जो है हमारे इग्नोर हो रहे हैं। अच्छा, रिसर्च क्या बताती है? तकरीबन 8800 बैक्टीरिया है फी मुरब्बा सेंटीमीटर, ये यानी बैक्टीरियाज लेकर आप घर भी आते हैं, क्या है ये जरा बताइए। मुरब्बा तो पहले तो वो क्या होता है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, जमीन में होता है, नहीं देखिए पाँव से कई बीमारियां फैलती हैं, ये रिसर्च आई है कि पाँव के जरिए आप बहुत सी बीमारियां अपने घर में ले आते हैं, तो अपने पाँव को साफ करना बहुत जरूरी है, और आप भूल जाते हैं अपने पैरों को साफ करना, और सबसे पहली नजर पैरों पे ही जाती है, ये बात तो वो धुलेंगे साफ होंगे तो फिर प्यारे नजर आएंगे ना, इसका हम ख्याल नहीं रखते। लेकिन ये बीमारियों को अगर कनेक्ट कर लें तो इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सा परेशान होना चाहिए। मजीद आपको डराएंगे, हमारे पास डॉक्टर आई हैं, डॉक्टर शकीला काजी, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, फुट केयर स्पेशलिस्ट भी हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक हैं, आप कैसे? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ अवर बॉडी, है ना, तो पहुंच नहीं पाते ना वहाँ तक। तब आता है हमारे पास जब गैंग्रीनस हो चुका होता है, इतना सिवियर अल्सर्स हो चुके होते हैं, एम्पुटेशंस हो चुकी होती हैं। डायबिटिक पेशेंट तो ज़्यादा प्रोन है ना इन्फेक्शन को, उनका तो हमें पता है कि उनके फीट इश्यूज होते हैं, लेकिन अदर देन डायबिटिक उनको भी अगर ख्याल ना रखें सफाई का तो क्या मसाइल हो सकते हैं? देखिए नॉर्मली हमारे पाँव पे जरासीम होते हैं, स्टेफिलोकोकस, सुडोमोनास, ये होता है हमारे पाँव पे, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हम ज़्यादा चल रहे हैं, मिट्टी लग रही है, खुली चप्पलें हैं, या आप सॉक्स 2-2 दिन चेंज नहीं करते, पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा है हमारे पाँव में, पसीना आएगा, उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया तो आराम से आपके ट्रैवल करके चला जाएगा, स्मेल भी ज़ाहिर आती है। Absolutely. अच्छा मुझे बताएं कि जो हम शूज पहनते हैं, लेदर शूज पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा सिंथेटिक जो शूज इस तरह के होते हैं मटेरियल के, उनमें ज्यादा बदबू भी होती है, सॉक्स भी खराब होते हैं आपके, और पैर भी। अच्छा देखिए, हमेशा हम तो ये कहते हैं ब्रेथेबल शूज पहने, ठीक है, जो थोड़े खुले भी हों, जैसे वेलक्रोज होते हैं, ठीक है, वो उनमें हवा भी लगती है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, बंद शूज़ पहनते भी हैं, तो प्लीज़ सुबह में भी धो के जाएं, वापस आके भी अगर आप धोएंगे, और सॉक्स आपके ब्रेथेबल सॉक्स होने चाहिए, कॉटन के सॉक्स होने चाहिए।
ताकि आपके पाँव जो है वो साफ सुथरे रहें। अगर पसीना आया भी है तो आप घर आके धो लें उसको। कॉन्शियस भी हो गए डॉक्टर साहिबा, इंटरनेशनली लोग अब बड़े बड़े ऑफिसेज में सूट हो कुछ भी हो नीचे जॉगर्स पहन रहे हैं, इट्स अलाउड। ना पहले तो होता था ना कि नहीं जी प्रॉपर आपके सख्त वाले फॉर्मल शूज हो, नहीं नॉट एनी मोर, क्योंकि इससे इतनी बीमारियां हो रही थी। क्योंकि जब आपका पाँव दुखेगा, जब आपका पाँव दुखेगा तो यहाँ सर भी दुखेगा। आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपका पाँव दुख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अब यू आर अनईजी। सही बात है डॉक्टर साहब। मैं तो 15 मिनट के लिए पहनती हूँ, जितना सेगमेंट होता है ना मेरा आधा पौना घंटे का, उसमें हील पहनी, उसके बाद मेरे वो मम्मी शूज हैं वो मैं पहनती हूँ। बिल्कुल सही है, जहर लगते हैं वो ज़ुहैब को, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई आई नीड टू बी कंफर्टेबल, मैं तो यही पहनूंगी। तो अच्छा, आपने इस तरह बताया कि ये मसाइल आते हैं, किस सफाई में किस तरह से ख्याल रखें पैरों का? अगर आप नॉर्मल साबुन पानी से भी पाँव धो लें तो दैट इज इनफ। यानी वजू करते हुए सिर्फ पानी से ना धोएं, साबुन लगा लें? साबुन पानी दिन में 2 मरतबा, जी। वजू करते हुए नॉर्मल पानी अगर बहा दें, आपने सुबह में साबुन से पाँव धो लिए, रात में धो लिए, दैट इज इनफ। प्यारी बात है। देखिए इसलिए हमारा वजू, हमारी 5 वक्त की नमाज, ये कितनी जरूरी है और उसके कितने कनेक्टेड, उसके इवन कहते हैं ना सजदा करना से आपका जो ब्लड फ्लो आपका ठीक होता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। सुभान अल्लाह। और आप देखिए कितने अच्छे कपड़े आपने पहने हो तो और आपके शूज सही ना हो या आपके पैर नजर आ रहा है कि साफ नहीं है, तो सारी पर्सनैलिटी आपकी खराब। अगर आपकी क्रैक्ड हील्स भी हैं जो कि दिख रही हैं तो कितना बुरा लग रहा है। बिल्कुल। तो आपका पाँव देखिए, मैं तो कहती हूँ मरीजों को ये समझाती हूँ, दे कैरी यू, तो व्हाई डोंट यू केयर फॉर देम? इन्होंने सारी जिंदगी आपका बोझ उठाया है, यही पाँव आपको लेके चल रहे हैं, अगर थोड़ा सा इनका ख्याल रख लोगे तो क्या इसमें कबाहत है? इसके अलावा मैंने नोट किया, जो बात की, हमारे मेजॉरिटी जो औरतें और लड़कियां एक फ्लैट लकड़ी की चप्पल पहनती हैं। मॉल्स में जाएं, मॉल्स में तो मैं स्पेशल जॉगर रखे हैं उस काम के लिए, लेकिन ये कि बच्चियां हमारी एक फ्लैट लकड़ी की चप्पल जो खसड़ खसड़ करती है और उसको कोई 8-9 घंटे पहनती है रोज, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी कर्व्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए चप्पल आपकी, ताकि आपकी हील फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन होगी कैलस बनेगा। और पैर आपका स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, चाहे आर्च हो या ना हो, इट शुड नॉट बी स्ट्रेट। नो, थोड़ा सा उसमें कर्व होना चाहिए, जो आपकी सोल है उसमें थोड़ा कर्व हो। अलग से मिलती भी हैं सोल्स, आप अपने चप्पल में लगा सकते हैं। ये सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट होनी चाहिए। भाई मुझे इतने जूतों का शौक है इस तरह से कंफर्टेबल वाले, तो मेरी बड़ी रिसर्च है कि जी दुनिया ऐसे जूते बना रही है ईमान से कि जिसमें इतनी पैडिंग स्पेशल हो, स्पेशल आपका पता नहीं कि फोम्स लगे हुए होते हैं कि जिससे पैर, अब तो जेल वाले शूज आ रहे हैं कि जो आपका आंख पूरा वो बना लेता है और वो पूरा दिन मेंटेन रखता है। और वो पेट्रोलियम जेली वगैरह भी जैसे कहते हैं ना, जब सर्दियां आती हैं काफी आपकी ड्राइनेस लगा सकते हैं, नॉट इन बिटवीन फिंगर्स। अच्छा, उंगलियों के बीच में नहीं लगाना। आप और केयर बताएं, टोटल आप बताएं कि एक केयर क्या करनी चाहिए पैरों की। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ डॉक्टर साहब, पाँव को अच्छे से धोएं साबुन के साथ, नॉट अ मेडिकेटेड सोप जिस पे लिखा हुआ होता है एंटी बैक्टीरियल, प्लीज नहीं। बेबी सोप ठीक है, बेबी सोप, कोई भी सादा साबुन ठीक है, स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर अल्लाह ने हार्मफुल बैक्टीरिया भी रखा है और हमारा जो हमें बचाता है जरासीम से वो वाला बैक्टीरिया भी रखा है। इसके अलावा सुखाना है इसको जी, फिर उसके बाद आपने सुखाना है, ड्राई करना है। अपनी फिंगर्स के बीच वाले एरिया को ना भूलें, उसको सुखाएं, क्योंकि अगर वो नम रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, वहाँ पे फंगस ग्रो करेगा। और प्लीज गंदी जराबें दोबारा उसको मोड़ के ना पहना करें, ये कितनी बुरी चीज है। हमारी आदत है कि नहीं, वहां से तो साफ है, मोड़ी और पहन ली, कितने लेजी। नहीं, और सब चीज ले रहे, सॉक्स नहीं खरीद रहे आप, सॉक्स वही चला रहे, क्यों यार सॉक्स भी खरीद ले आप। और जराबे पहनने से गर्मी लगती है, ऐसा नहीं है, साफ जराबे पहनने से गर्मी नहीं लगती है। और दूसरों को भी इनकन्वीनियंस से बचाए। शुक्रिया, आपने कर दिया अदा कर दिया, शुक्रिया सर। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगी और बहुत सारी गपशप है ऑन राइज एंड शाइन, कीप वाचिंग। एक ब्रेक लेते हूँ, कह रहे शुक्रिया अदा करते करते मैंने कर दिया। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। और अब एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे हमने बात करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी ज़ुहैब जी, देखें, डंपर की टक्कर से शहरियों की जानें जा रही हैं, जख्मी हो रहे हैं शहरी, और ये तो इतना पुराना देरीना मसला हो गया है कि इस पर बात कर करके भी लगता है कि शायद कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमने अपनी पूरी कोशिश की, खैर कोशिश तो हम आगे करते रहेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत के तर्जुमान से भी बात हुई, डंपर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी, हमने बिल्कुल आमने सामने बिठा के भी उनसे बात की कि इशू क्या है। समझ नहीं आया, डिस्कशन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ। सबसे ज्यादा एक ही दिन में 4 जाने बिल्कुल चली गई। सुपर हाईवे जमाली पुल पे वहां बताया जा रहा है कि बस ने टक्कर मारी है, एक बच्चा दम तोड़ गया।
नॉर्थ कराची में ऐसा ही हुआ है जनाब, पावर हाउस के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला है। फिर उसके बाद ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ इलाके शेरशाह में नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जहां से गया। कुछ दिन पहले जो मियाँ बीवी और बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्टिंग द गर्ल और वो जा रहे थे चेकअप के लिए, जो उनके साथ हुआ वो तो बयान भी नहीं हम कर सकते। फिर गुलिस्तान जौहर में आप देखें, जौहर मोड़ पर ये हुआ था, सुपर हाईवे पे एक वाकया हो चुका है, गुलशन में हो चुका है, यहाँ कुरंगी में। तो इतने वाकयात हो रहे हैं। डंपर एसोसिएशन क्या कर रही है? आपने भी एक वाकया बताया था ऐसा, और अभी भी मैं तो अपनी आंखों से मेरे साथ हुआ कि शराय भुट्टो से मैं जा रही हूँ, उसमें स्पीड तो 100 होती ही है वहाँ, और उधर से कंस्ट्रक्शन वाली जगह से डंपर निकला और वो लड़का मेरे से रेस लगाने लग गया जैसे कि उसको आग लगी हुई। और उसको फिर मैंने पुलिस को बताया, उन्होंने उसको पकड़ा, यंग बॉय बिल्कुल, और उसके पास ना लाइसेंस था ना रजिस्ट्रेशन थी उसकी डंपर की, कि जी वो तो कंपनी में पड़ा। ये भी कोई कम उम्र के ड्राइवर थे, बिल्कुल कम उम्र का एक ड्राइवर था जो नॉर्थ कराची में जो वाकया हुआ है। फिर उसके बाद डंपर्स को आग भी लगाई गई। डंपर एसोसिएशन के चेयरमैन वहां पहुंचे, उन्होंने बड़ी गुस्से में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और फिर उन्होंने हड़ताल का भी कहा है कि हम शहर को बंद कर दिए। तो पहले भी वो कहते रहे कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारी प्रॉपर्टी को जलाया गया, देखिए प्रॉपर्टी मर रहे हैं, उससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? मतलब आई थॉट कि शायद वो अपोलोजाइज करेंगे। वो तो वो असल में कह रहे हैं कि मेरा नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है मेरा। और लेकिन देखिए, ये माली नुकसान हो क्यों रहा है? इसकी वजह यह है कि लोगों की जानें जा रही हैं, रोड रेज होता है, गुस्सा होता है, उस वक्त लोग आग लगाते हैं। नहीं लगानी चाहिए, लेकिन डंपर्स के ड्राइवर्स को आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है कि आप किस बंदे को ये ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, यानी इजाजत दे रहे हैं कि डंपर चलाए। उसका लाइसेंस कहाँ है, उसकी अपनी फिटनेस क्या है, उस डंपर की फिटनेस क्या है। लेकिन एक स्पेशल लाइसेंस होता है जो आपकी एक लाइट ट्रैफिक होती है आपकी, और एक आपकी हैवी व्हीकल्स या हैवी गाड़ियों का एक अलग खास लाइसेंस होता है जिसका खास टेस्ट होता है। ये बच्चे या ये जो आदमी है जो चला रहे हैं, कंफर्म मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई प्रॉपर लाइसेंस है या ये होश में ड्राइव कर रहे हैं। इन दोनों में से एक बात तो तय है, ये नॉर्मल लाइसेंस पे डंपर ऐसे ट्रक नहीं चला सकते। अच्छा, ये भी अभी मैं और आप बैठे हुए थे, हमने तर्जुमान से हुकूमत को भी लिया था, याद आ रहा है आपको? उन्होंने कहा था एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, मॉनिटरिंग करेंगे हम। तो वो भी हम पूछेंगे कि वो मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही मुख्तलिफ सड़कों पर, और वो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, ये देखें, कल तो मतलब हम ये लग रहा था कि इस तरह के वाकयात अब ज्यादा बढ़ते जाएंगे, उनमें शिद्दत आती जाएगी, और डंपर्स एसोसिएशन भी अब थ्रेट करना बाकायदा तौर पर उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या हो क्या रहा है शहर में? जी बिल्कुल ज़ुहैब, आपका कहना दुरुस्त है। जो हालात थे वो यही दिखा रहे थे, और इसी से हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये सूरत हाल गंभीर होती जाएगी और मज़ीद गंभीर होने की तरफ जा रही है। इसमें जो है वो शिद्दत कम नहीं हो रही। मैं आपको ये बताऊं, ये खालिसतन इंसानी मसला है, सियासी मसला नहीं है। ये किसी किस्म का कोई जो है वो नहीं। इसमें देखिए, हादसात में अभी जो आदादो शुमार हमारे पास है, रवा साल अब तक जो 99 डेज में 257 शहरी जो है वो जाबाक हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसमें जो है हैवी ट्रैफिक से तकरीबन मरे हैं वो 80 के करीब शहरी मरे हैं, जिसमें डंपर, ट्रॉलर, टैंकर ये शामिल है। अब आप ये बताएं, इतने घर उजड़ गए, एक शहरी जो मरता है वो उसका पूरा फैमिली सरवाइव कर रही होती है, वो बाइक पे निकलता है अपने घर वालों के लिए, रोजगार कमाने के लिए, और वो डंपर की टक्कर से मर जाता है। पीछे पूछने वाला कोई नहीं होता। इसलिए शहरियों का सब्र का पैमाना जो है ना वो अब लबरेज हो रहा है। यही वाकयात गुज़िश्ता शब जो है वो नॉर्थ कराची में हुए, जिसमें उन्होंने 5 डंपरों को, 5 टैंकरों को जला दिया। खुशकिस्मती से जो है वो मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ है, जाबाक नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखें कि शहरियों का जो सब्र का पैमाना है ना वो लबरेज हो गया है, इसलिए वो सड़कों पे निकले और उन्होंने जो है वो आग लगानी शुरू कर दी। फैसल भाई, ये कराची में ज्यादा वाकयात क्यों हो रहे हैं? दूसरे शहरों में या पंजाब में या दूसरे सूबों से इतनी खबरें नहीं आती, यहाँ क्यों इतना ज्यादा है? देखिए, आपको बताऊं, कराची की सड़कें जो है वो तकरीबन 7000 किलोमीटर पर मुहित है, और यहाँ पर ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और ख़ास तौर पे आप अगर हैवी ट्रैफिक को देखें तो वो हैवी ट्रैफिक को चलाने वाले, जो आपने बात की नादिया, मैं सुन रहा था आपकी बात, कि वो हैवी ट्रैफिक को चलाने वाले नौउम्र ड्राइवर, जिनके पास ना लाइसेंस है, ना तरबियत है, और ना उनकी गाड़ियां ऐसी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शहरियों को जो है वो रोनते जा रहे हैं। तो ये वजूहात है, ना उनकी ट्रेनिंग हो रही है, नहीं है, बिल्कुल भी, हाँ, सही कह रहे हैं। और उनकी गाड़ियों की जो फिटनेस है वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है ना, फिटनेस भी कैसे मिल जाती है। अच्छा, मुझे फैसल ये बताएं, कल जो ये हुआ, डंपर्स को आग लगाई, फिर उसके बाद क्या हुआ? उनके चेयरमैन पहुंचे वहां पर, उन्होंने मजीद फ्लेयर अप किया मामले को।
जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है ज़ुहैब। एक तो ये हादसा हो गया, हादसे के बाद कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन शहरियों का जब्त जो है वो बंधन टूट गया और उन्होंने आग लगा दी। इसके बाद सूरत हाल मजीद जो खराब हुई, वो डंपर एसोसिएशन के चेयरमैन जो है वो अपने जो है वो मुसल्लह गार्ड्स के साथ और साथियों के साथ जी जी जी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जब है ना बताने जा एकदम। रहा होता है ना कोई, अच्छा, तो आप कभी सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं रोहित, मैं कभी ऑब्जर्व करती हूँ कि ये जो हैवी ट्रैफिक चला रहे हैं ट्रक वाले, बस वाले, डंपर वाले, आपने कभी इनके चेहरों एक तो मुझे अंडर एस्ट लगते हैं, मुझे ऐसे ये लगते हैं अंडर इन्फ्लुएंस। हाँ, या फिर अंडर देख एस्ट के लगता है कि ये जो है ना गुस्से में चला रहे हैं, थके हुए हैं, नींद नहीं पूरी हुई, झगड़ा हुआ है, आई डोंट नो। एक तो ये बात, दूसरा ये फोन पे होते हैं। मैं तो फोन देख देख के ना आजकल मुझे लगता है कि ऑब्सेशन हो गई हमारी आवाम को। सड़क पे निकलते ही औरतें हों, बच्चे हों, मर्द हों, और खासतौर पे ड्राइवर्स, सबके हाथ में फोन आ जाता है। बिल्कुल, वो टेम्परामेंट डिफरेंट होता है उनका। फैसल, आपको आवाज आ रही है तो हाँ बताएं आप, फिर उसके बाद क्या हुआ? प्राइवेट गार्ड्स के साथ वहां पहुंचे? जी बिल्कुल, वो प्राइवेट गार्ड्स के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया और मीडिया को भी ये कहा कि अब जो है वो हम खुद, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हम खुद इंसाफ करेंगे, और इस तरह की बातें शुरू की। तो ताम कानून नाफिज करने वाले इदारे जब यहाँ पर उतरे, एसएसपी ज़िशान सिद्दीकी मौके पर पहुंचे और इस जो आग थी उस पर काबू पाने के लिए इकदाम किए, उन्हें समझाया कि एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने एक्शन भी लिया, मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया, हिरासत में भी लिया है। सीसीटीवी फुटेज से उनको चेक किया जा रहा है कि जो भी, देखिए कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो। अच्छा, मुझे फैसल, कोई हड़ताल का भी ऐलान किया इन्होंने? हड़ताल का भी किसी ऐलान किया, कोई तारीख दी है एहतजाज की? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको शुरू में बताया, यह है इंसानी मसला, सियासी मसला नहीं है। इसको सियासत की तरफ ले जाया जा रहा है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं सियासी जो कि इसमें उतर के अपनी सियासी दुकान चमकाने में मसरूफ हो गए और वो ये चाह रहे हैं कि सियासत हो और लिसानियत की तरफ जाए। ये मैं आपको बताऊं, ये लिसानियत की तरफ नहीं जाना चाहिए, पता सूरत हाल खराब हो जाएगी मजीद शहर में। इस शहर में अमन बड़ी कुर्बानियों के बाद आया है। और ये डंपर एसोसिएशन वालों को कुछ ना कुछ तो अनाउंस करना पड़ेगा। इनको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अपनी डंपर वालों को चेंज करनी पड़ेगी। टाइमिंग, स्पीड, क्राइटेरिया ऑफ ड्राइवर्स को चेक करना, उनको फाइन करना, ये बहुत जरूरी है। और हुकूमत की तरफ से ही फैसले कहा गया था ना, हमसे भी बात उन्होंने की थी कि हम अब एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव, वो बड़ा जबरदस्त निजाम। हमारे हाल सिर्फ बातों में होते हैं, सड़क पे नजर नहीं आने। वही मैं बता रहा हूँ कि अभी 2 रोज में जो हुकूमत है, अभी डीआईजी ट्रैफिक से आपसे कुछ देर पहले मेरी बात हुई है, पीर मोहम्मद शाह, वो ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता शब उन्होंने 80 गाड़ियों को बाउंड किया है। वो 80 गाड़ियां उन्होंने जब्त कर ली हैं। वो टैंकर, डंपर हैं और ट्रॉलर हैं जो कि बगैर फिटनेस के, जिनकी हालत खराब थी, जिनको चलाने वाले बेकार थे, अब उन्हें जो है वो जब्त कर लिया। अब इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल सवार जो बगैर हेलमेट के थे, वो तकरीबन 1700 अफराद के खिलाफ चालान किए गए हैं और 1300 मोटरसाइकिलें जो है वो कब्जे में लेके उनको जो है ये कहा गया है कि ये मोटरसाइकिल जब चलाएंगे जब इनके पास हेलमेट होगा। अच्छा, तो दोनों फैसल भाई, ये थोड़ा सा डंपर का रोल बताएं, डंपर का काम क्या है? कुछ लोगों के लिए ये टर्म ही शायद नहीं हो, ये डंपर वंपर हम क्या कह रहे हैं, ये क्या करते हैं और इनके क्या टाइमिंग्स होते हैं और किन सड़कों पे आ सकते हैं, किन पे नहीं आ सकते, इनके इस बारे में बताएं, थोड़ा क्लैरिटी हो। जी बिल्कुल, ये नादिया, ये डंपर वो ट्रक होते हैं, बड़े ट्रक, जिनके ऊपर रेती बजरी आपने देखा होगा जाते हुए दिखती है, और ये काफी हाइट पर होते, ये दिखाई नहीं देता इनको। बाइक वाला जो है नीचे इनके अगर मिरर ना हो तो वो दिखाई नहीं देता। अब हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई है और एक नया कानून लाए कि ये कैमरे लगाएंगे अपने डंपर्स के चारों तरफ, इनके पास जो है वो ट्रेनिंग होगी, और सेंसर्स हो सकते हैं, सेंसर्स लगाएं इनके डंपर्स पे कि कोई करीब आए तो गाड़ी में आवाज आए, जैसे हमारी गाड़ियों में आती है। जरूरी है, बिल्कुल, इनके लिए बहुत ही जरूरी है ये, और ये कहा गया है। लेकिन अब इस पे अमल दरामद कब होगा, कौन कराएगा, ये अमल दरामद कब होगा, कौन कराएगा, ये ड्राइवर पकड़े गए हैं जो 4 अमवात हुई हैं, इनके ड्राइवर्स डंपर्स के जो चला रहे थे वो पकड़े गए हैं या भाग गए? जी बिल्कुल, उन्हें पकड़ लिया है। लेकिन आपको एक और पॉइंट बताऊं यहाँ पर, और ये इंतहाई अहम पॉइंट है कि कराची में जितने भी हादसा, तकरीबन 1 साल के दौरान जो भी हादसा हुए, गुज़िश्ता साल की देख लें, इस साल की देख लें, कोई एक ड्राइवर को सजा मिली हो,
जब यही सजा ही तो नहीं बात मिलेगी है तो ना। कानून पर अमल दरामद क्या होगा? और फिर तो मॉब जहाँ मॉब पर मॉब फिर सिस्टम को- एक्शन में आएगा, फिर आप मॉब को तो यही नहीं रोक तो बात सकते, है ना क्योंकि कि- उनको आगे कोई उम्मीद नहीं है। सिस्टम को दुरुस्त, मुजरिम को बिल्कुल, सजा जब जब तक कानून नहीं का मिलेगी। खौफ और आप देखें इससे सजा बिल्कुल वैसे फैसल हुई बहुत क्यों नहीं? शुक्रिया। वैसे सजा आप- हुई क्यों नहीं फैसल हाँ। भाई? ये लोग जो पकड़ते हैं ड्राइवर्स को कहाँ लेके जाते हैं? फैसल अब ये फैसल आप सुनाएं जी, है ना, क्यों घर नहीं हुई? कहाँ हाँ, ले है। जाते हैं ड्राइवर बिल्कुल को? सही फिर बात केस है। क्यों नहीं होता और फिर सजा क्यों नहीं होती? वैसे बाकी क्या होता है? या डंपर देखिए, वाले मैं आपको छुड़वा बताऊं। कौन लेता है उनको? वो कहाँ चले जाते हैं? होता यह है कि किसी भी हादसे के बाद जब ड्राइवर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमे में जो दफात लगती है, जो हमारे कानून में हादसा का दफात है, वो इंतहाई आसान शख्सी जमानत पर अदालत में अगली हेयरिंग पे जमानत हो जाती है उस बंदे की, और वो केस चलता रहता है। फिर आगे जो है वो अहले खाना मजबूर हो जाते हैं और उससे सुलह कर लेते हैं, और इस तरह जो है वो सजा इस तरह नहीं ये होती किसी कहानी भी गल ड्राइवर को। मुक्ति है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैसल शकील, ब्यूरो चीफ कराची, हमें इन वाकयात से मुताल्लिक भी बता रहे थे। और यही तो मसला, आयरनी ही है ना कि मुजरिम को सजा नहीं मिलती। अच्छा, जब मुजरिम छूट जाता है ना तो उसका मजीद जिगरा बड़ा होता है। फिर तो मॉब एक्टिवेट आपका हाँ, होगा, लोग और फिर क्या? कहेंगे अच्छा फिर हम खुद ही इंसाफ करते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सजाएं ऐसे ही अब- फौरन होनी चाहिए। मुझे लगता है तो मुझे समझ नहीं आता ये जमानतें कैसे हो जाती हैं? जमानतें ऐसे होती है ना किसी कि को प्रोसिक्यूशन, मार- देखिए किसी मैं को मार बता के कैसे इतने सालों ऐसे की होता है ना जमानत कि हो जाती है? एविडेंस जो है वो जब कलेक्ट किया जाता है उसमें देर की जाती है, प्रोसिक्यूशन कमजोर रखी जाती है, लूप होल्स छोड़े जाते हैं, अदालत में केस बड़ा ढीला ढाला सा जाता है, उसके बाद जमानत हो जाती है। तो ये सारा एक प्रोसेस है, इसमें बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। खैर, ये तो हम अपने शो पर बात करते भी रहते हैं और आने वाले वक्त में भी करेंगे कि सिंध हुकूमत के क्या इकदाम हैं अब इस डंप पर, ये जो हादसा हो रहे हैं इनको रोकने के लिए। एक और हादसा किस्म की सूरत हाल अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। हादसा तो नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल, हाँ खैर नॉर्मल हो गया वो, नॉर्मल भी है, हम तो लेकिन बचपन से सुनते मुल्क आ की रहे हैं तकदीर पेपर के आउट साथ हो गया, हादसा ही है। पेपर आउट हो गया। तो ये जो मैट्रिक एग्जाम्स इस साल हो रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ मसाइल हैं, जैसे कि उनको कार्ड्स नहीं मिल रहे थे। हमारी रिपोर्टर जमजम ने उस वक्त बताया, बिल्कुल ऐसे ही है, बात की थी। फिर बात पता चला बागड़ बिल्ला गैंग जो कि व्हाट्सएप पे पेपर आउट कर देता है। अभी डिजिटल दौर है तो अब तो ऐसे हो रहे हैं पेपर आउट, पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो। ग्रुप ने नाम भी बागड़ बिल्ला रख लिया। तो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बात करते हैं अपनी जो वहाँ हमारी रिपोर्टर हैं कि क्या सूरत हाल है। मोना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नादिया, क्या हाल है? और ज़ुहैब आप बताएं क्या हाल है? रमजान के बाद आज हमारी मुलाकात जी हुई। जी जी बिल्कुल, हम मोना, तो ठीक क्या- ठाक है, क्या खैरियत से करें? हैं। जी जी, हम भी स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत, बस जरा गर्मी आपकी भी खैर है, की खैर, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत नेक मतलूब हो। मोना, आप ये कराची में ही है ना? हाँ, मोना कराची कराची में। में। अच्छा मोना, आप अभी इस वक्त बताएं कि एग्जाम्स की, एग्जामिनेशन की क्या हालत है? बोर्ड एग्जाम्स आराम से हो रहे हैं? नहीं, पंखे चल रहे हैं? नहीं, और एडमिट ये कि- कार्ड मिल गए हाँ, नहीं? कार्ड मिल गया नहीं, बच्चे खुश अच्छा हैं? नादिया, सूरत हाल कुछ कभी कभार बहुत गंभीर भी हो जाती है। मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तहानात का आज तीसरा रोज है और 9वीं क्लास का आज बायो का पेपर है जो कि 9:30 बजे स्टार्ट हुआ और 12:30 बजे इसका दौरानिया खत्म होगा। अगर हम बात करें कि क्या सूरत हाल है, तो सूरत हाल जहाँ कुछ अच्छी नजर आती है वहाँ बहुत ज्यादा अच्छी भी नजर नहीं आती। इम्तहानी मराकज में जो, अगर लोड शेडिंग की आपने बात की, मौसम गर्म है तो लोड शेडिंग का जो कहा गया था, ये मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से के इलेक्ट्रिक को खत लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि जनाब लोड शेडिंग ना की जाए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि पेपर्स के दौरान जो है इलेक्ट्रिसिटी गायब नजर आती है और जो स्टूडेंट है वो बेचारे गर्मी में, क्योंकि मौसम गर्म है, बेशक दर्जा हरारत शहर का कम है लेकिन ह्यूमिड वेदर है। और एक हॉल में तो इतना बच्चा कितने 100 बच्चे होते हैं एक ही उसमें जगह में बैठे हुए। स्कूल में तो ऐसी सूरत हाल है कि कमरों में जो है ज्यादा बच्चे होते हैं, इनके 30-35 इतने तो बच्चे होते ही हैं एक रूम में ना। मोना, हमने भी ऐसे हॉल में एग्जाम दिए में, रमजानों में भी एग्जाम दिए में, और हाल बुरे होते थे। फिर हम पेपर का पंखा बना के ना ऐसे ऐसे झल रहे होते थे। कभी कभार ना, कभी ख्वाब भी आता है तो जब उठते हैं कहते हैं ओ शुक्र है हो गया सारी चीजें। हमने फिर बोतलों से पानी डाला हुआ अपने ऊपर कि भाई एग्जाम्स मोना, मुझे बताया नहीं रही ये बागड़ बिल्ला ग्रुप जो है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कहते कि रिवायत आज भी बरकरार है। क्या बात है, नस्ल दर नस्ल। पर्चा जो है तकरीबन पेपर स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले, यानी कि 9:20 पर सोशल मीडिया पे सॉल्व पेपर जो है वो वायरल हो गया और व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया सॉल्व पेपर। ये बड़ी कहना चाहिए कि तशवीशनाक बात है कि जनाब सॉल्व पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है कि जो हमारे मैट्रिक बोर्ड के जो ओहदेदार हैं, चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि आप लोग पेपर, हमारी तरफ से पेपर आउट नहीं हुआ
क्योंकि 9 बजे तक हमारी जिम्मेदारी होती है, फिर जाहिर है तमाम इंसानी मराकज पे पेपर भी भेजना होता है। तो कहते हैं हाँ, अगर 9 बजे से पहले पेपर आउट हो तो वो अरे नहीं नहीं ये नहीं कैसे कैसे लेकिन हाँ बिल्कुल, उन लोगों का यही कहना है। कहते हैं कि अगर उसके बाद हो 9:05 के बाद हो तो वो आप उसको पेपर आउट नहीं क्यों नहीं कह सकते? आपका स्टाफ ही इन्वॉल्व होगा ना उसमें, आपके टीचर्स इन्विजिलेटर्स वही आउट कर रहे हैं। स्टूडेंट को क्या मोबाइल दे रहे हैं? मुझे बताएं, स्टूडेंट्स के पास मोबाइल होता है पेपर देते? नहीं होता। या ये कि कोई स्पेशल ले जाए उनको अरेंजमेंट के साथ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इम्तिहानी मराकिज पे 144 दफा भी नाफिज है। वैसे अफसोस की बात यह है कि देखिए डिनायल, स्टेट ऑफ डिनायल में है ना, इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक्सक्यूज ढूंढे हुए हैं। स्टेट ऑफ डिनायल है कि नहीं ये नहीं हो रहा। ऐसे यानी कि वही वाली बात है ना कि हमें कुछ नहीं करना, जो हो रहा है होने दो, हमने तो बस अपना काम करना है, यानी कि जिम्मेदारी के साथ नहीं करना। और देखिए तो कितना प्रॉब्लम है इससे, देखिए कितना, यानी नादिया जिनको आउट हो गया, जिनको मिल गया, उनके लिए तो बड़ा इजी हो गया। नहीं, 90 मार्क्स मुझे ये लगता है कि इतना इजी नहीं है, क्योंकि 20 मिनट पहले मोना 20 मिनट पहले अनलेस कि आप कोई पिक्चर ले लें अपने फ़ोन पे, आपको 20 मिनट पहले सिर्फ आंसर्स चीज़ें देख के आप कुछ ही जवाब याद रख सकेंगे, सारा कुछ नहीं। और जो जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डायग्राम्स, लेबल्स, तो जो नालायक बच्चा होगा ना बेटा, आपने तो फेल ही होना है, जो मर्जी हो जाए। 20 मिनट में आप कोई कमाल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये जो ग्रुप है ना, इनके नाम भी बड़े मज़ाक़ेज़ है ना, बागड़ बिल्ला, मिडनाइट, मलिक ग्रुप है, और इसी तरीके से फैल्कन ग्रुप है, नवी जमात के यानी कि नवी जमात का सॉल्व पेपर के नाम से भी ग्रुप है। बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि ना सोशल मीडिया पर इस वक्त इन हुए हुए, और फिर यही जो है व्हाट्सएप पे सॉल्व पेपर जारी कर देते हैं। नाम तो ऐसे रखे जैसे कौम के सिपाही हैं जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप ना, आप तो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हमारे लिए, बेशर्म कहीं के। वैसे नादिया, ये जो बेचारे ना पढ़ाकू बच्चे नहीं है ना, उनके लिए तो ये वाकई वही काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? जो वाकई टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो पढ़ता है, जो सारा साल मेहनत करता है, तैयारी करके जाता है, उसके साथ जो है सबसे ज्यादा ये फंसेंगे। जो बच्चे नकल से पास होंगे ये आगे जाके फंसेंगे। भाई बच्चे तो नकल से पास नहीं, सुने बच्चों का लाइफ में ऐसे नहीं चलता, वहाँ क्या बच्चों का तो ठीक है, जो होगा सो होगा, मुस्तकबिल तारीख होगा जो नकल से पास होंगे। भाई इंतजामिया, इतना बजट, इतना खर्चा, ये एग्जाम्स ऐसे तो नहीं है ना कि आज पहली दफा हो रहे हैं एग्जाम्स, हर साल एग्जाम्स आते हैं। क्या सिस्टम को सही होता है, ये है ना बात। अच्छा, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जनाब हमने ये तैयारी कर ली है और नकल माफिया को आज हम, या नकल माफिया या बूटी माफिया को हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन पता है कामयाब वही हो रहे हैं, वही कामयाब रहते हैं। हालांकि इम्तिहानी मराकज के अतराफ में फोटो, अब क्या करें मुझे बताएं मोना, हम क्या करें? अब अथॉरिटीज को ज़ाहिर है फिर अपने शो पर बुलाएं और पूछे महकमा तालीम से किसी रिप्रेजेंटेटिव को। बुलाना चाहिए। नादिर साहब हमारे साथ थे एक दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि सख्ती से, जब हमें जमजम ने बताया था वहाँ का अहवाल, तो उस वक्त क्या था, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहे थे। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको वक्त गुजर, यानी 9:30 पौने 10 का वक्त था या 10:30 का था, एडमिट कार्ड नहीं मिले थे। तो गबुल साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा था फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाएगा अगर इस तरह के वाकयात हुए। लेकिन आज आप फिर वही रिपोर्ट करें उसी किस्म की। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी, जहाँ बिजली की लोड शेडिंग नहीं है वहाँ पर फर्नीचर की भी अदम दस्तयाबी है। बाहर बैठ के भी पेपर चल रहे हैं ना? हाँ जी, बाहर बैठ के, और पता है डेस्क नहीं है, चेयर्स नहीं है, टेबल नहीं है, डेस्क नहीं है, बच्चे जो है दरी पे बैठ करके ना पेपर दे रहे हैं। इस तरह के भी स्कूल है। लेकिन पता है मीडिया को अब जो है यानी कि कवरेज के लिए बहुत से स्कूल या बहुत से इम्तिहानी मराकज ऐसे हैं जहाँ पर अब मीडिया की एक्सेस नहीं दी जा रही है। बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। ये आई थिंक हमारी रिपोर्ट के बाद, ये उससे पहले तो हमारे चले गए ना, जमजम वहाँ चली गई, मेरे ख्याल है हमारी रिपोर्ट के बाद उन्होंने अब सख्ती कर दी होगी नो मीडिया। असल में सख्ती आपको वो सही टाइम पे सही जगह असल में पहुंच गई। हाँ, और सख्ती भी सही जगह करनी चाहिए ना, सख्ती वहां करें आप। ये जो बागड़ बिल्ला ग्रुप है इसको रोके, ये व्हाट्सएप पे पर्चा लीक होने का सिलसिला, इसको रोके। बहुत शुक्रिया मोना, आपने हमें वक्त दिया जी। अब ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अच्छू, यानी कि क्या बोला, पोलन एलर्जी पे जी, अच्छू। और ये सारी एलर्जी का टाइम जो होता है इस्लामाबाद में बिल्कुल, इतना ये कौन-कौन से दरख्त हैं, कौन से प्लांट्स हैं जिनसे होती है, जिसकी वजह से हो रही है, हर साल की तरह इस दफा भी होगी। दरख्तों का खात्मा कंप्लीटली नहीं हो सका, तो जिनको पोलन एलर्जी है वो बड़ी तकलीफ में, वो अभी जरा इसके सामने रहिए, बस ब्रेक के बाद हम आते हैं तो इस पर बात होगी। और डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ होंगी जी। बहुत शुक्रिया।
जी। छींकों का मौसम आ गया है। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज। और पोलन, जिनको एलर्जी है, जो इस्लामाबाद के आसपास रहते हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं और उन खास सेक्टर्स में रहते हैं जहां ज्यादा पोलन का असर होता है, जहां ज्यादा दरख्त हैं, प्रॉब्ली HGE वाले सेक्टर्स, बस जी तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ नज़र ज़ुकाम खांसी के लिए। और ये गर्मियों में ज़ाहिर ज़्यादा हो जाता है और मुख्तलिफ ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, कुछ ये आपके ज़ाहिर जब ब्रीदिंग आप करते हैं वहाँ पर तो उसकी वजह से एलर्जी आपको और होती है। नॉर्दर्न एरिया ही तकरीबन जहाँ जहाँ ये दरख्त हैं उसका असर है। और इतने सालों में भी हम दरख्तों से जान नहीं छुड़ा सके जो पोलन पैदा करते हैं। पोलन के जो बिल्कुल बारीक ज़रे हैं वो सांस से जाते हैं, सांस की नाली में अंदर आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं। एलर्जीज आपको हो जाती हैं, लंबी एलर्जीज जो ठीक नहीं होती। और बच्चे तो बिल्कुल ऐसे बहुत मुश्किल हो जाए, मुतासर होते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रोबिया उस्मान साहिबा ने, जो कि जनरल फिजिशियन है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोबिया, आपने वक्त दिया। ये पोलन एलर्जी से बचा कैसे जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। तो डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको। बेसिकली ये ना पोलिनेशन सीजन है जी। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। नो आई जंप राइट इनटू इट। बेसिकली ये पोलन सीजन होता है। जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं वो इसके बारे में बचपन से ये हम कहानियां सुनते आ रहे हैं, तो हमें तो ये अब अजबर हो गया ऑलमोस्ट। द रीजन इज कि जिन लोगों को, अच्छा ये हर एक को नहीं होता, सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि एवरीबडी इज नॉट एलर्जिक टू पोलन। तो अगर आपको पोलन एलर्जी की टेंडेंसी है, अगर आप में अटोपी है और अगर आपको एलर्जी है तो आपको ये एलर्जी होगी। जरूरी नहीं है कि हर एक को हो जाए। इशू ये है कि जब ये एलर्जी शुरू हो जाती है तो इट जस्ट कैरीज ऑन। ये फिर अब आपको सीजनल हर साल स्प्रिंग के सीजन में होगी। ये बात जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे इस बात में बड़ी वो होती है, हैरत होती है एज अ जीपी कि जब पेशेंट जो है हर साल सरप्राइज होते हैं कि अच्छा हमें फिर पोलन एलर्जी होगी इस साल। आफ्टर लिटिल व्हाइल यू शुड गेट यूज्ड टू इट कि ये आपको सीजनल एलर्जी होनी है, क्योंकि इस सीजन में पोलन की मिकदार बढ़नी है। सही, बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि ये जो सीजन है इसमें पोलन एलर्जी बढ़ेगी, लोगों को पता भी है, तो क्या यानी SOPs क्या फॉलो किए जा सकते हैं ताकि बचा जाए इससे? बिल्कुल। और ये क्या खास दरख्तों से होती है या हर दरख्त से, क्योंकि पोलन तो हर दरख्त से ही गिरता है, तो लेकिन ये खास दरख्तों के पोलन से होती है? एब्सोल्युटली जी। ये जो सबसे बड़ा कल्प्रिट इस्लामाबाद में है वो मलबरी पोलन है। सो मलबरी इज बीन, पेपर मलबरी इज बीन रियली लीथल। उसका जो पोलन का, जो हम उसे डेथ स्टार कहते हैं यहाँ पर, वो इस तरह का एक पोलन होता है दैट ट्रिगर्स द वर्स्ट रिएक्शन। और वो रिएक्शन इतना सिवियर हो जाता है कुछ लोगों को कि उनका एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। मतलब कुछ तो कॉमन अलामत होती है, कॉमन सिम्टम्स में आपकी आंखें बह रही हैं, नाक बह रही है, आपको खारिश हो रही है आंखों में, कान में, नाक में, एवरीवेयर यू जस्ट इची एवरीवेयर, छींकें आ रही हैं बार बार। लेकिन जिनका सांस उखड़ना शुरू हो जाए, एस्थमा ट्रिगर हो जाए, उन लोगों को फिर ये जानलेवा हद तक भी तंग कर सकती है, which is why it's quite serious। अब आपकी एक स्पेक्ट्रम होता है पोलन एलर्जी का। कुछ लोग होते हैं जिनको माइल्ड सीजनल एलर्जी होती है, जिसमें सिर्फ आंखें, कान, नाक तक सिम्टम्स रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ब्रीदिंग भी इफेक्ट करती है। अगर आप उस सेवेरिटी में आते हैं और अगर आपकी ब्रीदिंग भी इफेक्ट होती है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर द सीजन स्टार्ट्स। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपका जो फैमिली डॉक्टर या जो आपका जनरल फिजिशियन है वो आपको जनवरी फरवरी से तैयार कर दे, और आपकी कुछ दवाइयां जो है हम जनवरी से शुरू कर देंगे, बिकॉज वो आपको सीजन शुरू होने से 4 से 6 हफ्ते पहले शुरू करनी होती है। सही। और वैक्सीन भी इस सिलसिले में यानी कारआमद हो सकती है, अक्सर होता है ना जो बहुत सीवियरली एलर्जिक है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक वो जो बहुत सीवियरली एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, फिर हम उनको ये रेकमेंड करते हैं। ये एक टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है। इसमें आपका एक्सपोजर बॉडी का करवाते हैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी में पोलन से, ताकि आपका जो है काइंड ऑफ लाइक ऑलमोस्ट उससे कि आपका रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाए उसके खिलाफ। तो डॉक्टर साहब इसमें फ्लू शॉट्स हेल्प करेंगे? इसमें फ्लू शॉट्स बच्चों में और बड़ों में क्या कुछ फायदेमंद हो सकते हैं? नॉट नेसेसरीली। फ्लू शॉट वैसे आई एम अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ इट, क्योंकि वो आपको विंटर सीजन में लेना चाहिए, सितंबर में लेना चाहिए, विंटर सीजन शुरू होने से पहले। विद रिगार्ड्स टू पोलन, दिस इज एन एलर्जी। इसका कोई क्योर या प्रिवेंटेटिव नहीं है। सही। अब वही बात है कि आप बाहर तो मास्क लेके जाएं, लेकिन जो लोग इन सेक्टर्स में ही रहते हैं, HG आसपास, वो कैसे अपने घरों में भी तो हर वक्त मास्क नहीं ले सकते? उनके लिए तो घर में भी डेंजर है। देखिए, अच्छा सबसे मजे की बात है, जिसको पोलन एलर्जी होती है ना, वो डॉक्टर से भी ज्यादा इस बारे में जो एक्सपर्ट हो जाते हैं। एक पॉजिटिव चीज जो है वो ये है, खासतौर पे जिनके बच्चों को होती है। आपको अपना घर सील करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। लाइक इफ यू वेरी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, आपकी खिड़कियां, आपके दरवाजे, आपके जो छोटे छोटे गैप्स हैं, आपके एग्जॉस्ट फैंस, आपकी हर चीज बंद होनी पड़ेगी। ये बहुत सर्दी में तो चले हो सकता है, गर्मी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे घर बड़े हैं, हमारी आबो हवा जैसी है, वी नीड दैट ओपन एरी काइंड ऑफ हाउस। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक जो कॉमन सी चीज है जो हर एक कर सकता है वो ये है कि आप जैसे बाहर से वापस आए, आप आते ही शावर लें, कपड़े चेंज करें। ये पोलन सिर्फ आपकी आंख, नाक इनमें अटैच नहीं होता, ये आपके बालों में, आपके कपड़ों में, आपकी जिल पे हर जगह अटैच हो रहा है। तो जैसे आप शावर लेते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, आप अपना एक्सपोजर लिमिट कर सकते हैं।
और नाक के जरिए तो फिर ये कि मास्क जरूर आप बिल्कुल, वो मैंने कहा पहन बाहर के तो रखें। जरूर मास्क पहने। अच्छा, इसके अलावा मास्क। जो देहात वगैरह है, मास्क। नॉर्दर्न एरियाज, उसके पास वो भी इफेक्ट होते हैं जो इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर हैं? No, not so much, thankfully. I think Islamabad का biggest culprit was the papal mulberry. Like you said, आपने आज बिल्कुल ठीक बोला, बहुत से डिफरेंट किस्म का पोलन है, लेकिन ये वाला ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा जो है तंग करने वाला है। तो इक्वली एक और जो चीज है मास्क के अलावा, जी, तो एक जी, बड़ा देसी टोटका है। आई विल क्विकली मेंशन वैसलीन। वैसलीन नाक की आप लाइनिंग्स में जरूर लगाएं, क्योंकि ये पोलन को एक्सपोज नहीं होने देती आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से। अच्छा, अच्छा, कोई ऑयल भी लगा सकते हैं उसकी जगह या जस्ट वैसलीन? ऑयल भी लगा सकते हैं, वैसलीन भी लगा सकते हैं, बट इट हैज टू बी अ थिक ऑइंटमेंट। कोई ऑइंटमेंट की तरह की थिक चीज होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये यानी इसकी संगीनी को यानी कितना ये मामला इतना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, डेटा क्या बताता है? पोलन एलर्जी से मजीद क्या एडवांस एज में फेटल भी इसके हो सकते हैं नताइज? The people who are asthmatic, people who have atopic जो पेशेंट्स होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनको ऑलमोस्ट सारा साल किसी न किसी फॉर्म में एलर्जी रहती है, फूड एलर्जीज होती हैं, दमे की बीमारी होती है वगैरह वगैरह। इन लोगों में इनकी ब्रीदिंग इतनी इफेक्ट हो सकती है कि इनको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। आई हैव पेशेंट्स जो इस तरह के भी हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो इतने सीवियर उनको कभी किसी पॉइंट पे अटैक हुआ हो, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जाती है कि पोलन सीजन में वो यहाँ से चले जाए। हाँ, ये भी करते हैं, ऑब्वियसली ये एडवाइस मूव कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं, अभी शुरू में हमने रिपोर्ट दिखाई जिसमें हमारी रिपोर्टर ने बताया कि जी अब कम हो गया है पोलन केसेस कम हो गए हैं। इज दैट ट्रू? आप क्या देख रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यस, बिकॉज द फनी थिंग इज दैट वी हैव पोलन एलर्जेंस इन आवर होम एज वेल। तो ये चीज मैंने भी नोटिस किया, मैं बड़ी हैरान हूं। यूजुअली इतना जल्दी सीजन एंड नहीं होता था, मिड अप्रैल तक एटलीस्ट चलता था, 14 अप्रैल तक इट यूज्ड टू बी क्वाइट एट द पीक, और 14 अप्रैल के बाद पीक थोड़ी कम होनी शुरू होती थी, जैसे गर्मी बढ़ती थी और जैसे मौसम चेंज होता था, पोलिनेशन प्रोसेस खत्म हो जाता था। लेकिन इस साल मैंने नोटिस किया कि इस साल अप्रैल में वाकई में कम हो गया। आई थिंक बिकॉज हमने ट्रीज भी काफी कट डाउन कर दिए, गवर्नमेंट इज एक्टिवली ट्राइंग कि ये मुहिम हो कि ये मलबरी वाले जो दरख्त है इनको टारगेट किया जाए, इनको टारगेटेड, इनका तनासुब रखा जाए। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आप किसी जगह पे रह रहे हैं तो आप क्लाइमेटाइज हो जाते हैं, उस जगह के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी भी बन जाती है, तो क्या इस्लामाबाद में ऐसा आपने देखा, ऑब्जर्व? अनफॉर्चुनेटली नो। एक मैंने थ्योरी पढ़ी थी, एक पेपर पढ़ा था, लेकिन उस पर मुझे थोड़ी सी रिसर्च और करनी है। वो लिटरेचर ये कहता था कि अगर आप लोकल पॉलिनेटेड हनी खाएं, यानी कि वो शहद की मक्खी का शहद जो लोकल उस एरिया की मक्खी है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है पोलन के खिलाफ। लेकिन इस पेपर के बारे में ये कि इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च अभी नहीं हुई है, लेकिन आई लव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि लाइक आई सेड, जो पोलन वाले पेशेंट्स होते हैं वो ऐसे ऐसे सवालात लेकर आते हैं आपके पास कि आपको हमेशा रेडी होना। लेकिन डॉक्टर अबिया, वो अब खालिस शहद कहाँ से मिलेगा, वो उस एरिया का छोटी पतली प्यारी? एग्जैक्टली, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी थी, लेकिन ये अब बाहर के मुल्कों में भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट की है। इंग्लैंड में, फ्रांस में, ऐसी जगहों पे लोगों ने ये कोशिश की, क्योंकि ये सिर्फ हे फीवर या पोलन एलर्जी सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये दुनिया में बहुत सी जगहों पे होता है। ये भी वैसे कितनी बॉडी शेमिंग वाली बात है मक्खी के लिए, नहीं? मुझे तो नहीं अच्छा लगता। नहीं, लेकिन छोटी मक्खी का शहद बेस्ट होता है। छोटी advantage मक्खी, of ये the- क्या बात है? मोटी मक्खी का क्या, वो भी तो शहद बनाती है क्यूट। No, ये भी बॉडी शेमिंग, not necessarily मोटी, but just locally होनी चाहिए, यानी छोटी कि वो मक्खी क्यों मक्खी should be कहते हैं? exposed to local What pollen। is छोटी मक्खी? ये छोटी छोटी मुझे बातें खुद करती नहीं है। थोड़ा थोड़ा शहद बनाती है। नहीं जी, बॉडी शेमिंग है ये। बड़ी मक्खी से डरती है इसलिए छोटी मक्खी है वो। जी, तो डॉक्टर साहिबा, फिर ये अच्छी बात, आपने अच्छी खबर सुनाई कि इस दफा थोड़ा केसेस कम हैं और शिद्दत जो पोलन एलर्जी की है वो कम है। ये तो बड़ी खुशी की बात आपने बताई। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर रूबिया, उन्होंने बड़ी बताया प्यारी कि किस डॉक्टर तरीके लगी मुझे, से सो क्यूट, थैंक यू। अच्छा, अब अस्मा से बात करें। हाँ जी, दुबई चलते हैं। दुबई तो आप वैसे आप हमेशा दुबई ज्यादा जाती रही भी हैं, तो आपको एक अपना नहीं, ये जो वो जो हमारे हैं ना ये कंटेंट वाले, इनको शौक है, इनको 5 साल का वीजा चाहिए, इसलिए ये ना कोई सेटिंग करे, और ये चाह रहे हैं कि दुबई से इतने गेस्ट हमारे शो पे आए कि जब ये जाए ना तो इनके घर में खाना भी आता रहे, इनके कोई भी मसले हो तो ये बाजी को फोन करके, होटल भी ना करना पड़े, मैं आ रहा हूं, मैं थानू कॉल की थी, याद है? असि आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल बताओ क्या मसला है। तो ये जो अस्मा है दुबई में जिनसे हम बात कर रहे हैं, इनका एक बड़ा खास बिजनेस भी है लंच बॉक्सेस का। अच्छा, जो पाकिस्तान में भी लंच बॉक्सेस हाई क्वालिटी के, बहुत जबरदस्त, स्नैक अटैक किट नाम से, और बड़ी क्यूट चीजें, उसमें बॉटल्स भी होती हैं, उसमें मिनिएचर केचप की बोतलें भी होती हैं, फोर्क्स भी होते हैं, स्पून भी होती हैं, ये उसका भी बिजनेस है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो जब इन्होंने कहा ना कि आपका वालेकुम सलाम, जब टिफिन का बात की ना तो मैं डब्बा कार्टेल की तरफ चला गया था। अस्मा कैसी हो? तो टिफिन और बोतलें तो मैं तुम्हारे साल से देख रही हूँ, टिफिन में खाना ही जाता है ना।
जी मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आप कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक। टिफिन में खाना ही जाता है ना। हाँ भाई, जी बड़ी खाना ही जबरदस्त, जाता है। बड़े Very good, खास very good. टिफिन मजाक होते हैं। कर रहा मुझे बताओ, ये जो खास टिफिन बॉक्स का तुमने ये जो बिजनेस शुरू किया, इनमें क्या खास बात है और कब बिजनेस शुरू किया? 3 साल से तो मैं ये देख रही हमने 2021 में शुरू किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक था कि हम कोई बिजनेस करें अपना। हूँ। सही। तो फिर हमने कोविड, आपको पता है 2020 में आ गया। हाँ, उसके बाद COVID हमने के सोचा क्या करें। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया कि हम लंच बॉक्स का अपना काम स्टार्ट करते, क्योंकि यूएई में आपको पता है कोई इंटरनेशनल ब्रांड का अगर आप लंच बॉक्स बाय करें तो पाकिस्तानी 15 to 12,000 का एक पड़ता है। बहुत बहुत Easy. महंगे हैं, साथ में मैचिंग Pencil बोतल, set. मैचिंग उसका ज्योमेट्री जी। सेट, और डायरी, वो depend करता है पेंसिल। sizes पे, कि साइजेस क्या हैं उसके हिसाब से। तो फिर हमने कहा हम अपना लंच बॉक्स का ही जो ब्रांड है वो लॉन्च करते हैं। फिर हमने छोटे से पैमाने पे स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड ने और हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2021 में हमने यूएई में लॉन्च किया, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा, और ये यूएई में स्टोर्स में अस्मा या ऑनलाइन? फर्स्ट हमने अमेज़न पे लॉन्च किया सही है। 2021 में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोडक्ट्स यूएई में अमेज़न, नून, फर्स्ट क्राई, बेबी शॉप, जितने भी लैंडमार्क के सब जगह पे हमारे अवेलेबल हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने डाइवर्सिफाई भी किया थोड़ा सा अपने हाँ, इसमें खास बात क्या है इन लंच बॉक्सेस में, जो यहाँ हम लोग नॉर्मली लेते हैं इनकी खास स्टेशनरी की बात ये दुकान है से कि ले रहे एक तो होते हैं, ये- पता है, यूनिफॉर्म के साथ हम प्लास्टिक की बोतलें और लंच बॉक्स जो बिल्कुल सिर्फ Actually, पतला सा इसमें प्लास्टिक एक- होता है। जी ये इसमें खास बात ये है कि ये एक तो बीपीए फ्री है। अब वो क्या ये चीज वो है, उसको plastic एक्सप्लेन नहीं करो, बीपीएस को भी एक्सप्लेन करो भाई। ये प्लास्टिक नहीं है, ये एक टाइटरीन मटेरियल होता है जो प्लास्टिक नहीं होता। टाइटरीन मटेरियल जो हार्मफुल नहीं है बच्चों की सेहत के यानी लिए। गर्म चीज भी रखी जा सकती है इसके अंदर। हाँ, वो जी ऐसा। इसको आप माइक्रो, इसकी जो ट्रे है इसको आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक पॉइजनिंग नहीं होती। ये माइक्रोवेव भी हो प्लास्टिक सकता नहीं है। है जो बच्चों जो हार्मफुल होता है बच्चों के लिए, हर एक के लिए, तो ये वो नहीं है। ये अच्छा। सेव है, क्योंकि बच्चों को लंच देते हैं वो कभी गर्म भी देते हैं, हम स्कूल में बच्चे लेकर जाते हैं। और ये तो नुकसानदेह वाटर है। खास बॉटल्स भी बोतलें आप भी नजर आ रही हैं? खास बोतलें भी, और इनके ऊपर लिखा भी होता है, क्या बीपीएस कहते हैं इसको? जी वाटर बॉटल्स हमारी जो है स्टेनलेस स्टील की डबल इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स है, जिसमें आप अगर बच्चों को पानी देते हैं तो वो 8 से 10 घंटे ठंडा या गर्म रहेगा। गरम और यसमा माँ सदके, मैं तुम्हें बताऊं, बचपन में हम बोतलें लेके जाते थे ना ठंडे पानी के लिए, शीशा होता था उसमें, मान से कितना शीशा पिया है। और जैसी मैं तो पता और कि ये मेरी आदत safe थी भी कि मैं है। हिला के पानी पीती थी, क्योंकि अगर ठन 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 आवाज आ रही है तो समझो शीशा टूट गया, जो कि टूट ही जाता था। टूट जाता था ये तो खैर। अच्छा और मुझे ये बॉटल जी बॉटल बताइए। भी इसलिए सेफ है क्योंकि अगर प्लास्टिक की बॉटल में सनलाइट पड़ती है तो वो नुकसानदेह है सेहत के लिए। बहुत बुरे। स्टेनलेस स्टील की जो बॉटल है वो सेफ है, क्योंकि बाज़ दफा स्कूल में जो बच्चे हैं वो बॉटल सनलाइट पे रख देते हैं लंच ब्रेक में। बैग्स उनके कहीं बाहर रखे होते हैं तो उसमें सनलाइट इस पड़ती है डायरेक्टली। तो ये वैसे क्या है इसकी कॉस्टिंग? आप तो खैर चले ना, ये इसकी प्राइस क्या है आपके इस बॉक्स की और बॉटल की? आप पीकेआर की बात कर रहे हैं? जी या UA की पीकेआर बात में कर बता रहे दें, जैसे भी आप बता दें। हैं? अच्छा पीकेआर में जो हमारा बैंटो लंच बॉक्स है जो कन्वर्ट हो जा रहा है 4 to 6 कंपार्टमेंट में, वो हम 4500 का सेल कर रहे हैं। अच्छा, बेंटो तो एक जापानीज हो गया ना फिर। मैं आपको नहीं एक्चुअली इस लंच इसमें खाने बने होते हैं ना, ये अच्छी बात है, कंपार्टमेंट्स बने हुए कि एक बड़े मैं आपको सैंडविच नहीं, थोड़ा थोड़ा, बच्चे खाते भी थोड़ा थोड़ा है ना, कि थोड़ा ये थोड़ा वो। तो उसके अंदर पोर्शंस होते हैं। हाँ। और आपके पास एक एक्स्ट्रा ट्रे होती है लंच बॉक्स के अंदर। अगर आपको कभी सैंडविच या बर्गर दे तो आपने स्मॉल ट्रेस की रिमूव कर दी तो आपके 4 कंपार्टमेंट बन गया। सही है। और अगर आपने कुछ ज्यादा पोर्शन दे तो आपने छोटी ट्रे ऐड कर दी तो 6 कंपार्टमेंट बन जाएगा वो आपका। और वाटर बॉटल का क्या? मैं आपको- हाँ जी। वाटर बॉटल में एक ही कमरा है। नहीं पैसे कितने के हैं? पैसे हाँ, कितने के ले लिए? बेडरूम अपार्टमेंट है वो। पैसों की बात करें, PKR जोहेब ने जमा करने हैं अभी। हाँ जी मैं जरा देख रहा हूँ ना PKR में क्या। अपनी- अब PKR में क्योंकि- अपनी जी जी स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल जोहेब जो जो है ना, वो अपने 500 ml भी हमारे पास, बच्चों के लिए, 350 फैमिली के ml भी, बच्चों के लिए 38 ऑर्डर ml प्लेस भी। करने हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। 2500-3000 की ना वही मिलती है हमें। सही। अच्छा, ये प्राइस ठीक है। हाँ मतलब और पता है इसमें आप प्लीज ये समझे, आपके दूसरी बोतल तो 500 की आती है, वो 500 की जो बोतल है, एक तो आपके बच्चे के लिए वैसे ही मैं कह रही, कोई भी प्लास्टिक बोतल खतरनाक है, नुकसानदेह, गुम जाती हैं, टूट जाती हैं, तो आप वैसे हिसाब करें तो आप साल में 3-4 हजार की बोतलें ले लेते हैं। लंच बॉक्स भी ज्यादा लेने पड़ते हैं क्योंकि टूट जाते हैं, खराब हो बस जाते हैं। ये कि रोजाना लंच बॉक्स घुमा के ना आए आपका बच्चा। हाय, इसके साथ तो मैं काम करो अस्मा, एक लॉक लगा दो, एक लीश बांध दो कि बच्चे के बैग के साथ अटैच हो जाए, क्योंकि किन्होंने गुमा चुका है दो। इतने ये बात सही की। मैंने आज जाना है मैंने इसके Actually, स्कूल बोतल पाकिस्तान के लिए।
थोड़ी सी मदर्स की प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चे या तो लंच बॉक्स घुमा के आ जाते हैं, बेचारी परेशान होती हैं, या उनकी कंप्लेन होती है कि उनके बच्चे का कोई ऐसी डिवाइस भी आप क्रिएटिविटी लाएं कि माओ के पास हो, लंच बॉक्स जरा बच्चे से दूर जाए, वो बजने लगे। और अस्मा, नाम क्या है इसका, कि अगर कोई आपसे खरीदना चाहे यहाँ पाकिस्तान में तो कहाँ आपको ढूंढे? पाकिस्तान में भी स्नैक अटैक के नाम से ही हमारा ब्रांड है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी जब हमने लॉन्च किया था तो बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हर कोई हमारे ब्रांड को जानता है। बड़ी प्रमोशन होगी तुम्हारी तो। और उसमें खास हाथ नादिया जी का भी है। क्या बात है, क्या क्या हाथ है भाई आपका? तीनों के लंच बॉक्स ही हमेशा गिफ्ट करती हैं माशाल्लाह 3 साल से। और मुझे अच्छा ये लगा कि देखो ये कोई बिजनेस फैमिली नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल फैमिली नहीं है, ये मियाँ बीवी सादे से। अब मैं आपको बताऊं आप क्या करें, आप लंच बॉक्स में बॉटल में ना राइज एंड शाइन के स्टिकर्स आपको भेज देंगे, वो भी लगा के भेज दें आप। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं वाकई अच्छी चीज है। साफ इसको साफ करना बॉक्स को आसान है, बस मैं वही कहती हूँ कि कुछ ऐसा क्लिप आ जाए कि बैग के साथ उतरे, बच्चा घुमा के ना है, ये बात बड़े दुख होना है। अच्छा, डब्बा कार्टल आपने देखी? वो नेटफ्लिक्स पे आई है, आधी देखी, बड़ी मजे की मूवी है। क्या बात है ना। आज हम जरा थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, और नाम भी कितना डिस्को नाम है, स्नैक अटैक। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अभी हमने मजीद और भी बातें हैं, और भी बातें हैं। एक ब्रेक के बाद वो सरप्राइज बात है जी, एक ब्रेक लीजिए फिर आते हैं। क्या बात है, देखते रहे राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़, इतने सारे पेपर। जी वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। जी ज़ुहैब, बिल्कुल, अब हम जरा कुछ हार्मनी की बात करते हैं ना, कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से कैसे रहा जाए। और पाकिस्तान में तो इसकी मिसालें मौजूद हैं, हर साल और हर त्यौहार पर ये मिसालें आप देखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पाकिस्तान में अपनी अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं, और जो दुनिया भर से यहाँ पर ऐसे मकामात हैं। पाकिस्तान में कल्चर हेरिटेज बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर सिखों के भी मकामात इस तरह के हैं, हिंदुओं के भी हैं, उनके त्यौहार भी होते हैं। तो पाकिस्तान की इंतज़ामिया और हम सब अपने दिल से उनको वेलकम करते हैं। तो हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब में बैसाखी मेले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़ी तादाद में मुल्की और भारत से यात्री मजहबी रसूमात में शिरकत करेंगे। सब हमारे मेहमान हैं, ये आएंगे और हमने इनको अपनी मेहमान नवाजी दिखानी है। बिल्कुल, और देखें ना, हम तो दिखाते हैं, बाबा गुरु नानक का जब वो होता है जन्मदिन मनाया जाता है तो कितने सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान में, जो अपनी जहाँ वो रहा करते थे, ज़ाहिर है पहले डिवीज़न से पहले जब वो रहा करते थे तो अपनी उन जगहों का भी वो दौरा करते हैं, प्यार मोहब्बत से मुलाकातें होती हैं। और नादिया, बड़ी कितनी मज़े की बात है, देखें कितनी प्यार मोहब्बत की बात है कि बाबा गुरु नानक के ये जो होता है वहाँ गुरुद्वारा साहब, वहाँ रमज़ान मुबारक में इफ्तारी का एहतमाम भी किया जाता है सिखों की तरफ से। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो ये जो मोहब्बतें बढ़ती हैं, ऐसे ही रहना चाहिए मिलजुल के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब, ये गुरुद्वारा पंजा साहब में बैसाखी के त्यौहार के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या मनाजिर हैं, कितने लोग वहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, भारत से आ रहे हैं? नुमान शहजाद ने ये कुछ वहाँ के मनाजिर में दिखाएं, वो ज़रा देखिए। जी बिल्कुल, गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की तकरीबात के सिलसिले में हसन अब्दाल इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर ली गए हैं। पड़ोसी मुल्क भारत से तकरीबन 7,000 के करीब इंडियन यात्री वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचेंगे, जहाँ पर इंडियन यात्रियों के पहले ग्रुप को सख्त सिक्योरिटी हसार में हसन अब्दाल पहुँचाया जाएगा, जहाँ 2 रोज़ा क़याम के दौरान वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। जबकि 14 अप्रैल को मरकज़ी तकरीब ननकाना साहब में मुनक़्क़द की जाएगी, जिसके बाद इंडियन यात्रियों का दूसरा ग्रुप 15 अप्रैल को हसन अब्दाल पहुँचेगा, जो अपनी मजहबी रसूमात अदायगी के बाद 17 अप्रैल को वापस रवाना हो जाएगा। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अटक पुलिस की जानिब से 1500 के करीब एहलकार अपनी ड्यूटी की फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि गुरुद्वारा पंजा साहब के दाखिली व खारजी रास्तों को बैरियर लगाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी, नुमान हमें बता रहे थे क्या तैयारियां की गई, क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर फरहान अली साहब ने। फरहान, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंतजाम कर रही है और किस तरह के मनाजिर होते हैं जब सिख यात्री तैयारियां क्या होती है? जी बिल्कुल, ये जो पंजाब हुकूमत है उसकी जानिब से सिखों की जो आमद है उसके मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जाते हैं। रेंजर्स भी तैनात की जाती है, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की जाती है, और इनके आने से पहले स्पेशल ब्रांच की जानिब से क्लियरेंस भी हासिल की जाती है।
और आज जो है हमसाया मुल्क भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और वाघा चेक पोस्ट पर सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड फरीद इकबाल ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया है और वफाकी वजीर बराए मसदी उमूर सरदार यूसुफ के अहकाम के मुताबिक यात्रियों की बेहतरीन मेहमान नवाजी भी की जा रही है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबरान ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। सरदार सतवंत सिंह, सरदार तारा सिंह, सरदार डॉक्टर मपाल सिंह, सतवंत कौर व दीगर कमेटी मेंबरान ने भी इस्तकबाल किया, वो भी वहां पर मौजूद थे और तेज धूप में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम और मीडिया की जो टीमें हैं वो वहां पर मौजूद हैं। सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के तलबा टीचर्स ने यात्रियों को, मतलब ये तो देखिए ना, आप लोगों के लिए मौका, खैर कराची में बैठ के तो बात होती है, अक्सर हो जाती है, लेकिन वहां तो एक त्यौहार हो रहा है तो भारत से भी लोग आ रहे हैं, आपकी बातचीत भी होती होगी। क्या बात करते हैं जो भारत से लोग आते हैं, यात्री आते हैं, और कितनी मोहब्बतें लेके आते हैं। यात्री जब आते हैं तो और कहीं किसी खास जगहों पे जाते हैं खाना खाने, कोई शहरों की सैर करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि लाहौर का जो खाना है वो पूरी दुनिया में मशहूर है और ये भी कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, तो सिख यात्री जो हैं उनको भी इस बारे में काफी जो मालूमात हासिल है और सिख यात्री जब आते हैं लाहौर के अच्छे जो खाबे हैं वहाँ का रुख करते हैं, अच्छे खाबे खाते हैं। लाहौर के इलाका जो नारकली बाजार है वहाँ का खुसूसी रुख करते हैं। अंदरून पंजाब, बिल्कुल अंदरून लाहौर का रुख होता है। बिल्कुल फरहान अली खान, बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे और बड़े एक्साइटेड। जो सिख बहनें भाई हैं उनको वेलकम करना है और बहुत ख्याल रखना है। बिल्कुल, मोहब्बतों का पैगाम लेके वो आते हैं और उससे ज्यादा मोहब्बतें समेट के जाते हैं और ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है होना। और जब ये होता है तो हमें अंदाजा होता है कि ये तो पॉलिसीज ऊपर बनती हैं कहीं, लेकिन लोगों के दिल तो एक दूसरे से जुड़े और प्यार है, बहुत ही प्यार है और एक अट्रैक्शन है और एक होता है कि एक मिलना है, देखना है, इनके खाने हम ट्राई करें, इनका जो हमारे कपड़े हैं वो बड़ी शॉपिंग करके खवातीन लेके जाती हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा ही प्यार हमें हमेशा रहे। इजाजत लेते हैं, कल इंशाल्लाह फिर 365 न्यूज़ पे राइज एंड शाइन में आपसे मुलाकात होगी। नादिया खान, ज़ुहैब हसन, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। कल फ्राइडे, बाय द वे। कल फ्राइडे।